राजस्थान वाले महेंद्र सिंह ज्वाइन होने जा रहे हैं क्या? अरे आपके यहाँ इंटरनेट बहुत अच्छा मिल रहा है नारसिंह जी, फुल इंटरनेट है हाँ आपके सर, इस समय तो ट्रेन में बाई चांस की बात है, पास? ठीक है ठीक थोड़ी थोड़ी देर के लिए मिल गया है। पता नहीं कितनी देर चलेगा, ये कोई पता नहीं है इसका। है। अच्छा प्रियंका है कहीं? प्रियंका विल हैंडल दिस। हाँ, प्रियंका को मैंने बोला था तू आजा, अगर मौका लगा तो मैं आपको उनको बना दूंगा, लेकिन होस्ट मैंने आपको बना दिया है सर। होस्ट मैंने आपको बना दिया है सर। अच्छा मेरे को बना दिया होस्ट, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी आने की पॉसिबिलिटी है, वाले शायद, आने की और पॉसिबिलिटी है। राजस्थान राजस्थान वाले महेंद्र सिंह जी भी संभव है आ जाएंगे। नारसिंह जी, महेंद्र जी आ गए हैं राजस्थान वाले। वेलकम महेंद्र सिंह जी, पीबीएसपी, वेलकम टू पीबीएसपी। सर नमस्कार सर। मैं सर सिंह साहब सर, नमस्कार सर। सर रमेश चंद सर। हाँ नमस्कार नमस्कार सर बहुत नमस्कार। सर बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है सर। बहुत लंबे समय बाद। हाँ, शादी के समय के बाद से सर। सर अनम्यूट करें सर। आपका जो बटन है सर, इसको सर दबाइए। महेंद्र सर, सर जो लाल वाला बटन है इसको आपको दबाइए, इसको अनम्यूट कर लीजिए आपको। हाँ सर, राइट सर। मनीष सर मैंने सर उनको भी बात की थी, सुरेंद्र सर को, वो कहीं लगता व्यस्त थे। बात हुई? नहीं, उनका फोन बिजी जा रहा था। अच्छा, हाँ मैं मैसेज तो भेज दिया हूँ सर। कोई बात नहीं, बाद में मिल जाएंगे। हाँ, और सोलंकी सर कह रहे थे ये जो है कि मैं नेक्स्ट वीक आऊंगा, भोपाल से आया हूँ आज। अच्छा, हाँ, वो कह रहे मैं 600 किलोमीटर चल के आया, मैं अगली मीटिंग में ज्वाइन करूंगा। मैंने कहा ठीक है सर। ओके ओके और फाइन। बरवाल साहब भी ज्वाइन करेंगे। बैरवा का नंबर मिल गया आपको? हाँ मिल गया, मेरी बात हो गई सर। वो जान रहे थे, मेरा बैचमेट है ना LR बैरवा। वो सब कह रहे थे कि उनके बारे में काफी देर तक बात होती रही, बता रहे थे। केएल बैरवाल हाँ, आईपीएस। KL बैरवाल सर। तो वो कह रहे थे कि मैं अभी आ रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तब वो आप वाला सर वो बता रहे थे कि अम्बेडकर जो लॉ यूनिवर्सिटी वाला है, पूरा किस्सा बता रहे थे वो। सर, तो वैसे तो कैसे हैं सब, परिवार में सब ठीक है? हाँ परिवार में सब ठीक है सर। मैंने अब जिक्र किया फिर इलाज को, मेरी मदल्ला को भी सर। अच्छा, नहीं वो तो मैं जानती हूँ, वो तो जानती होंगी। हाँ सर जान रहे हो। और सर माई वाइफ उषा, वो तो आपको अच्छी तरह जान रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत लंबे से साथ रहे। सर मैं PR सर को रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे DG है। और अभी अच्छा चूंकि और हाँ ब्रीफ में, मेरे इलाज सर कमिश्नर जयपुर रहे थे, तो उस समय सर वहाँ मैं सेक्रेटरी फॉरेस्ट रहे थे। क्या नाम? मैं सर आपके लिए PR सर को कह रहे, जो आपके उसमें दिख रहे हैं सर, आप अच्छा, ग्रुप में सर। हाँ, तो हाँ इनको बता रहा था। और गुरबाज जो सरदार जी हैं, ये सर पंजाब से है, गुरबाज सर, इंडियन वेरी फॉरेस्ट गुड, सर्विस। हाँ सर। बहुत बहुत अच्छा है। सर ग्रुप में टाइप कर रहा था, थोड़ा सा समय से ज्वाइन करा, लेकिन अभी फॉरवर्ड सर ज्वाइन करे, वो महाराष्ट्र से है। हम्म। वैसे आज दिन भी अच्छा है, गुरु रविदास जी की जयंती भी है। सर वो इसी के लिए इसलिए पहले आप सभी को बधाइयां, शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपको भी सर। हेलो, जी सर आवाज आ रही है सर। हाँ सरदार जी आ गए, मतलब मैं फोटो में।
थैंक यू महेंद्र सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। गुरबाज सिंह सर, जय भीम, नमस्कार। Thank you very much. So nice of you. Thank you very much. थैंक यू सर। सर सर सुरेश फराट सर अपना वीडियो पे आइए सर अपना। सर जय भीम सर। जय भीम जय भीम। सर अब हम लोगों में सर ग्रुप में सर थोड़ा बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन हाँ, जो अच्छा। पुराने लोग वही समय पे नहीं आ रहे सर। अच्छा है, अच्छी बात है। संपर्क का अच्छा जरिया है। लास्ट मीटिंग संडे को मैं ज्वाइन नहीं हो पाया, इसलिए कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। सर और नो क्या प्रॉब्लम। हो गया मालूम ही नहीं है, अभी इमीडिएटली हो गए सर। महेंद्र सिंह साहब जय भीम। जय भीम आपको, और आपको रविदास जयंती की शुभकामनाएं। हाँ, सेम टू यू सर। गुरबाज जी मेरे बैचमेट है, हम एक ही बैच के हैं। सर अच्छा। मेरा बैचमेट तो अभी नहीं आ रहे थे। वो पंजाब गए और हम महाराष्ट्र चले आए। ये तो चांस है, ये तो चांस है, कोई कहीं पहुंच जाता है, कोई कहीं पहुंच जाता है। सर्विस का यही तो वसूल है। अब मेरे बैच का तो कोई होगा नहीं वहां पर, मैं तो बहुत पुराने बैच का व्यक्ति हूँ। अच्छा, कौन था महाराष्ट्र में, कौन था? महाराष्ट्र का तो मेरे को ध्यान नहीं है, वैसे उत्तर प्रदेश में मेरे साथ माता प्रसाद जी थे, तो वहाँ के यूपीएससी के चेयरमैन भी रहे हुए। माता प्रसाद जी तो सर राज्यपाल भी रह चुके हैं। बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर सर। आज तो राज जी पहले ही एसोसिएट हो गए हैं। यार बहुत क्या बढ़िया। हो गया, वो लास्ट टाइम भी मैं बहुत ट्राई किया, मैं लास्ट संडे को क्या कुछ मैं घूम रहा था, वैसे आपका फोन आया, तब से मैं ट्राई करता रहा, यहाँ घर तक पहुंचा, फिर भी करता रहा, नहीं हो पाया। चलो अभी कोई बात नहीं, आज का मीटिंग कर लेते हैं। मैं रमेश चंद्र साहब ने रिमाइंड किया, कभी अच्छा 4 बजे कभी 7 बजे, तो ये देखना, अगर देखा तो ज्वाइन हो जाते हैं। कैसे हो भाई? आपके गाने ठीक है। सुमधुर गाने बहुत हम सुन रहे हैं वैसे। आपके भी सुन रहे हैं सुरेश जी, आपके भी बहुत मधुर गाने सुन रहे हैं। यार मैं कभी कभार गाता हूँ, वैसे तो रोज तो नहीं गाता। बहुत बढ़िया है यार। ऐसा देखो, एक बात आपसे प्रेरणा हमें जब मिलती है ना, तब हम तो भाई हो जाते हैं। आप हमारे भाई हो, देखते हैं तो आपका गाना बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं देख के। अच्छा, गाना भी गाते हैं? हाँ, सुरेश जी गाना गाते हैं जी, बहुत अरे बढ़िया। क्या बात। ओ सर जी वो गुरबाज जी ये बहुत तो सर आज बहुत अच्छी बात आई। नहीं, गुरबानी सुनाइए, गाना सुनाइए, कुछ तो सुनाइए जब आपकी तारीफ हो रही है। सुरेश थोड़ा अच्छा गाते हैं। सुनाओ यार, सुनाओ, आपका प्रैक्टिस इतना हो गया है। सुरेश जी ऐसा है, देखिए मैं तो ये चाहूंगा, 1 घंटे का ये मीटिंग होता है, अभी 15 मिनट हमारे तकरीबन होने वाले हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीआर जी से कि क्या जाए, क्योंकि 45 yes heartily thanks to all participants or newcomer from Rajasthan, Mahendra Singh ji, IAS officer. Thank you very much. So nice. Senior. Myself, P.R. Ambedkar. I am born in Jhansi, Uttar Pradesh. Now, since 40 years, I am in Maharashtra. I am a close associate of Honorable Kansiram ji. आपके नजदीकी सुरेश स्वराज जी मेरे को जानते हैं, रमेश चंद्र जी भी। साथियों, जुकाम के वजह से जरा गला बैठा हुआ है, इसलिए मेरी आवाज साफ नहीं आएगी, मैं थोड़ा सा स्लो ही बोलूंगा। हम लोग अभी काफी दिनों से इस ग्रुप को फॉर्मेशन किया, उसका मैं ऑब्जेक्ट आपको क्लियर कर दूं। यहाँ हम इस देश में बहुजन समाज की इंटेलेक्चुअल क्लास का निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए हमने अलग अलग कैडर के हमने 6 ग्रुप बनाए। डॉक्टर्स लोगों का एक अलग ग्रुप बना है जो पीबीएसपी माइंड ऑपरेशन से काम कर रहा है। इंजीनियर्स लोगों का एक अलग ग्रुप बना है जो पीबीएसपी इंजीनियरिंग ऑपरेशन से काम कर रहा है। एडवोकेट्स का जस्टिस ऑपरेशन से काम कर रहा है।
प्रोफेसर्स लोगों का, रिसर्च स्कॉलर्स का एकेडमिया ऑपरेशन से काम कर रहा है, और आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस, इन सब लोगों को मिलाकर हम इस ग्रुप के का निर्माण किया है। और इसमें लोगों के जुड़ने की देर इसलिए लग रही है कि लोगों को म्यूचुअल फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे पर, क्योंकि क्या हम आप लोगों को सेफ रख सकेंगे, आपको किसी प्रकार की ट्रबल पैदा नहीं होने देंगे, और आपके स्टेटस को ध्यान में रख के आपकी सोशल यूटिलिटी समाज के लिए और ज्यादा उपयोगी बन पाएगी। इस प्रकार की धारणाएं हम आप लोगों के बीच में पक्की नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये धारणाएं हमारी ओर से करने की जगह जो आप लोग आईएएस, आईएफएस, आईआरएस वगैरह के लोग जो इन्वॉल्व होंगे, यही लोग इस देश के अंदर इस कमतरता को दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस देश में बहुत सारे लीडरशिप पैदा हुई है, वो बहुत छोटे बड़े लेवल पर पूरे इंडिया में काम कर रही है, पर लेकिन इस देश में जिसने मनुवाद की जड़ें मजबूत की हैं, उसे सतत करते रहते हैं, मजबूत करते रहते हैं। उसका कारण है कि उनके पास एक मनुवादी इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल क्लास है। वो कहीं ना कहीं इसकी कमतरता को दूर करते रहते हैं और उनको हर प्रकार की सहायता, सहयोग देते रहते हैं, सहायता भी करते रहते हैं और सहयोग भी देते हैं, और बहुत एक्टिव सहयोग और एक्टिव एडवाइस उनकी रहती है। पर लेकिन जिस बहुजन समाज को हम इकट्ठा करना चाहते हैं, इसके इंटेलिजेंस क्लास निर्माण करना चाहते हैं, ये बहुत बिखरा है, परस्पर अविश्वास में बैठा हुआ है, म्यूचुअल ट्रस्ट की कमतरता है। हम इसमें आप लोग आपस में खुद किस तरह से ट्रस्ट डेवलप कर सकें और इस देश की इंटेलिजेंस क्लास को फॉर्म करने में अपना फ्रंट कैडर का काम कर सकें, फ्रंट फंक्शनरी का काम कर सकें, ऐसी हमारी धारणा है। क्योंकि जब तक इस देश में हमारे पीबीएसपी की धारणा है कि जब तक हम पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में इंटेलिजेंस क्लास का निर्माण नहीं कर लेते हैं, तब तक दुश्मन के से लड़ने में हम उतने सफल नहीं हो पाएंगे। हम एक व्यक्ति कितना काम करेगा, पर लेकिन इसीलिए हमने यहाँ पर लीडरशिप को क्लास के रूप में बदला है। यू विल बी द लीडर ऑफ द होल बहुजन समाज। इस देश के जितना भी पढ़े लिखे तबका है, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको क्राइटेरिया बनाया था, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर्स का, हम इनके साथ साथ इसमें एकेडमिशियन को और आईएएस, आईपीएस प्रशासन के लोगों को और भी इसमें इंक्लूड किया। इस तरह से क्रीम ऑफ द इंटेलेक्चुअल ऑफ द बहुजन समाज ये इस देश की बागडोर संभालेंगे, इस देश को निर्माण करेंगे। क्योंकि इंटेलेक्चुअल क्लास जिस चीज को फॉलो करता है, करवाता है, समाज का उस पर विश्वास रहता है। और इसी बात को ध्यान में रख के एक काम हमने कुछ महीनों से शुरू किया है आप लोगों को, और इसमें हमने 5 सब्जेक्ट भी रखे हैं जो ट्रेनिंग के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो 1 तारीख से वो ट्रेनिंग में भाग ले सकेंगे। रोजाना 8 से 9:30 बजे तक ट्रेनिंग रहेगी। लेकिन आप लोगों के जो ग्रुप हमारे ऑपरेशन जितने हैं वो सेम टाइम पर फंक्शन करते रहेंगे, ये किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं रहेंगे। इसलिए आपकी 7 से 8:30 एक मीटिंग आपकी यूं ही चलती रहेगी किसी प्रकार का। इसलिए नाउ आई विल ओवर टू रमेश चंद जी टू स्टार्ट द डिस्कशन। एंड सबसे बड़ी बहुत अच्छी खुशी की बात है कि आप लोगों ने एक दूसरे का इंट्रोडक्शन, एक दूसरे के गाना वगैरह की बातें करके एक नजदीकियां पैदा की हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसी तरह से आप क्लोज यूनिट बनकर इस देश की इंटेलेक्चुअल क्लास निर्माण करने का काम करोगे। थैंक यू। ओवर टू रमेश चंद जी। थैंक यू सर। सभी को मेरे जय भीम। और मैं आज जो है सभी को, आज रविदास जयंती जी का है अवसर है, इसमें बधाई देता हूँ अगेन। और मैं आज के ग्रुप में काफी लोग आज हो सकता था कि नाहर सिंह जी की वजह से नहीं जुड़ पाए, कह रहे कि सुबह पूछ रहे थे, मैंने कहा ग्रुप जुड़ेगा आज क्योंकि वो ट्रेन में थे। तो मैं पहले सर अनुरोध करूंगा श्री महेंद्र सिंह साहब से कि अपना परिचय दें ग्रुप में सर, एक ब्रीफ सर। रमेश जी, मैंने दीवन जी को सुना अभी, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो समाज उत्थान में सहायक हैं। वैसे मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं 1962 बैच का आईएएस और इंडियन फॉरेन सर्विस का अधिकारी हूँ और अभी राजस्थान में हूँ। और राजस्थान में रहते हुए मैंने डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी गठित की है, जो कि राजस्थान की अपेक्स बॉडी है। और इसके साथ साथ ही हम समाज के विभिन्न कामों में लगे हुए हैं। अभी हमारे हाथ में डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी के स्थापना का चल रहा है और मैं समझता हूँ
1 हफ्ते के अंदर जमीन का आवंटन हो जाएगा और राजस्थान में जयपुर के अंदर डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी का स्थापना हो जाएगी। वैसे मैं राजस्थान में बहुत समय तक रहा, दिल्ली में रहा और विदेश में मैं मॉस्को के अंदर इंडियन एम्बेसी में काउंसलर के पद पर रहा हूँ। और दुनिया के बहुत से देशों को मैंने देखा है, लेकिन जैसे धीमन जी कह रहे थे, हमारे में बाबा साहब के पास से बहुत से इंटेलेक्चुअल लोग हैं और विभिन्न सेवाओं के अंदर हैं और उसमें, लेकिन जैसा एक तो हमारा परिचय नहीं हो पाता और दूसरा जैसा वो कह रहे थे एक अविश्वास की भावना रहती है, लेकिन अविश्वास की भावना जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है और मैं समझता हूँ छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हमारे समाज के लोग हैं, समाज के उत्थान में लगे हुए हैं और हम यदि 50-60 साल पीछे जाएं तो उसकी तुलना में आज समाज काफी आगे निकला है। लेकिन ये सही है कि मनुवादी जो लोग हैं उनके अंदर करीब 3-4 हजार वर्षों की जो मन में जो भावना है वो भावना अभी तक हम उसको दूर नहीं कर पाए हैं और उसके लिए हमको बहुत लंबे प्रहार करने की जरूरत है और हमें एक संगठित होकर सब मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। यही मेरा संक्षेप में परिचय है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर थोराट सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो है अपना परिचय दे दिए सर को, चूंकि हम थोड़े से मेंबर हैं, सर भी जान जाए आपस में, सर आपस का परिचय हो जाएगा। हाँ सर। सर मेरा नाम सुरेश थोरात है, मैं 81 बैच का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अफसर हूँ और महाराष्ट्र कैडर को बिलोंग करता हूँ। 2015 में मैं रिटायर हो गया हूँ। सर शुरू से सोशल वर्क में सर अपने आप अनम्यूट करें। यस सर, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, सर थोड़ा डिस्टर्बेंस। बाकी साथी अनम्यूट करके रखें, जो बोल रहे हैं उनके अलावा बाकी अनम्यूट करके रखें। अच्छा हाँ। तो 2015 में मैं रिटायर हो गया हूँ। थाना में रहता हूँ सर, मुंबई के पास जो थाना है वो उधर रहता हूँ और सातारा डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूँ। मैं शुरू से अम्बेडकर जी साहब मेरे मित्र है, हम साथ में थे कई बार, कई साल से जानता हूँ उनको और ये सोशल वर्क की प्रेरणा वैसे तो उनसे ली है मैंने। हम साथ में थे तो बहुत देखा है, करीब से देखा है उनको और रिटायरमेंट के बाद में कई संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ और हाँ कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं कंटिन्यू। हाँ, दिस इज माय इंट्रोडक्शन। क्या होता है ग्रुप के बारे में भी बता दीजिए थोड़ा सा, अब काफी सीनियर हैं तो रमेश जी, आपके ग्रुप के बारे में बताइए थोड़ा। ग्रुप के बारे में? यस, अपने ग्रुप के बारे में बताए हाँ। ना नाहर सिंह, अपने ये साहब ने, रमेश चंद्र साहब ने। नहीं, महेंद्र सिंह जी नए आए हैं उनके लिए। हाँ सर, मैं इसमें बिलीव करता हूँ। मेरा समाज जो है वो गरीब है सर, आर्थिक दृष्टया वो बहुत ही कमजोर समाज है। हमारे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इकट्ठा आके कुछ ऐसा काम करे जिन आर्थिक स्थिति सुधारने में मेरे समाज को मदद हो जाए। कम से कम ये मैं सोचता हूँ कि कम से कम गवर्नमेंट की कई योजनाएं हैं, हम उनका फायदा ही नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? अभी हम सशक्त लोग हैं, हम इलाइट क्लास के लोग हैं, हम अगर कुछ चाहते हैं तो जरूर हो जाएगा। और इस हिसाब से मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ माय सोसाइटी, जो पुअर है, रिक्शा चलाती है, वो हाउसमेड काम कर रही है, खेती नहीं है, मजदूर क्लास है, ये सब लोगों के लिए हमने हमारे सिवा कौन काम करेगा सर? तो ये ग्रुप के माध्यम से ट्रेडिंग करे, कुछ भी करे, देयर आर एन नंबर ऑफ एक्टिविटी। तो अगर इससे ये ग्रुप में से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत क्लास है, वो इंजीनियर, डॉक्टर्स वगैरह, समाज के हर पहलू को हम टच कर सकते हैं। उसमें कुछ अच्छा समाज को दिखाने के लिए हम इकट्ठा होना बहुत ही जरूरी बात है, ये मैं समझता हूँ। और कुछ ना करे, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे पास 10 रुपए है तो 90 रुपए मुझे ऐसे ही मिल जाते हैं।
इसका फायदा हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी निकाल सकते हैं सर, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें हम बहुत इसके बारे में हम सोचते तक नहीं है। इलाइट क्लास जो है वो थेरोटिकल काम और ये जो बोलते रहते हैं, ये कुछ काम और कृति करने की जरूरत अभी आ गई है, बहुत लेट हो गए हैं। तो हम समाज को दिखाना चाहते हैं कि हमने अभी रिटायर होने के बाद टाइम मिलता है, काम करने की अभी भी इच्छा है, मनोधारणा सबकी मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की है। तो सर आप ज्वाइन हो गए हैं, बहुत अच्छा लगा, और आपका मार्गदर्शन हमें मिलना चाहिए इस बारे में। तो मेरा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है, मैं उसको बारे में मैं बता दिया हूँ। बस सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सबको जय भीम। फिर से आज रविदास साहब को याद करना बहुत जरूरी है, उनको विनम्र अभिवादन करता हूँ और मैं मेरा परिचय यहाँ खत्म करता हूँ। ओके, नेक्स्ट रमेश चंद जी, नेक्स्ट। रमेश चंद जी, यू कंडक्ट द मीटिंग। आप नेक्स्ट, आपको बोलिएगा। रमेश चंद जी, आई हैव पेस सर। नेक्स्ट। जय भीम सभी को सर। मैं 86 बैच का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से रिटायर्ड हूँ, 2019 में रिटायर हुआ। वेस्टर्न यूपी बुलंदशहर का रहने वाला हूँ और सेटल लखनऊ में हो गया हूँ। और इस ग्रुप में जो पे बैक टू सोसाइटी ग्रुप है हम लोगों का, ये धीमंत PR सर हमारे DG हैं। और इसको जो ग्रुप में हम लोग आपस में जुड़े, मोहन सिंह उपल साहब है नहीं, आज 83 बैच के हैं पंजाब से। उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे ग्रुप बना है, तब हम सितंबर से जुड़े हुए हैं। इसका जो उद्देश्य सर है, नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास बनाने का है। ये नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास जो है सब इसी का एक विंग है, ये एडमिन ग्रुप जो अभी PR सर ने बताया। तो ये इस एडमिन ग्रुप में ये है कि हम जितनी पॉलिसी फॉर्मेशन होते हैं, प्रोजेक्ट जो भी बनाना है हमें, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। गवर्नमेंट की हम चूंकि टच में रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स को रन कराते रहे हैं। और विशेष रूप से सर जो महेंद्र सर जानते ही हैं कि ये स्कीम्स का बहुत सारा हमारा लाभ हम ले सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। अभी हमने पिछली बार डिस्कस किया था, स्पेशल कंपोनेंट प्लान स्कीम थी, और मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज किया कि इसमें बहुत सारे हमारे जो हम लोगों के लिए लाभ मिलना चाहिए था SC ST वर्ग के लिए, वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसमें उन्हीं के लिए स्पेशली बनी थी। और आज एक मैंने इस ग्रुप में डाला है पोस्ट, सापला साहब का, नारहीज आयोग के चेयरमैन बने हैं, ही फ्रॉम पंजाब। उनको मैं 2-3 साल पहले दिल्ली में मिला था, और उन्होंने कहा कि ये जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है स्कीम, ये मास लेवल पे हम लोगों के लाभ के लिए है, और ये हर स्टेट्स में है। उसी विंग में हम लोगों ने एक लेबर वेलफेयर का इशू लिया था, लेबरों का रजिस्ट्रेशन कराना, स्किल्ड अनस्किल्ड का, वो चल रहा है। और उसमें आज सुरेश चंद्र साहब पता नहीं कहीं बाहर है क्या, जो मैंने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन कल हो सकता है मैं फिर दिन में बात करूंगा। मैंने 2-3 बार बात की, लेकिन उनका फोन लगा नहीं। वो 88 बैच के ACS है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और उनका कहना था कि मैं आके इसको ब्रीफ करूंगा कि कैसे 8,000 करोड़ रुपया, सॉरी 6,000 करोड़ रुपया हमारा आज की डेट में अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है। तो जो रजिस्ट्रेशन की बात चल रही थी, हम लोगों ने कल अपने फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में कहा था कि वो 200-250 लोगों को सहमत हो गए, उन्होंने लेटर जारी कर दिया अपने सबऑर्डिनेट को, क्योंकि MD है वो EY बैचमेट। तो उन्होंने जो है नीचे कहा कि ये लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो काफी लाभ मिलेगा। तो इस केस में हम लोग, चूंकि ये सब्जेक्ट हमारा ये है कि एक ट्रेंड हम लोग बन जाएंगे, ट्रेनिंग हो जाएंगे, तो आपस में दूसरे को ट्रेन कर देंगे, और उससे हम लोग जुड़ते चले जाएंगे। और जैसे ही जुड़ते चले जाएंगे तो एक नेशनल लेवल पे जो क्लास हमारा बनेगा, ये हम लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव होगा। उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो सब्जेक्ट थे हमारे, इसमें कास्ट हमने लिया था, एजुकेशन लिया था, जो बाबा साहब का एक मेन मोटो था कि इसमें हम लोग प्रबुद्ध भारत में एजुकेशन मस्ट है, कॉपरेशन है हमारा, थिंकिंग स्किल है, और एक हम लोगों का जो सोसाइटी और इंडिविजुअल है उसका रिकंस्ट्रक्शन। जो अशोक आदि ग्रेट थे, उन्होंने अपने समाज को एज इंडिविजुअली हमको रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो समाज रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और वो समाज के रिकंस्ट्रक्ट होने पर हम एक अपना जो मोटो है प्रबुद्ध भारत का, उसको पूरा कर ले जाएंगे। तो ये एक ब्रीफ में नटसेल में मोटो है। मैं इसका जो राइट अप है वो आपके पोस्ट में डाल दूंगा अलग से नटसेल में।
अच्छा ट्रेन की आवाज आ रही है नासिक जी। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा सर गुरबाज सर से गुरबाज प्लीज सिंह अपना से, यस। व्यूज रखें। गुरबाज सर। अनम्यूट कर लें सर, प्लीज अनम्यूट। आप अनम्यूट, हाँ सर। हाँ जी गुरुवार अनम्यूट करो। सर हाँ जी, हाँ जी। जय भीम, जय भारत। जय भीम सर। जय भीम, जय भारत। मैंने वर्दी PR अम्बेडकर जी की को सुना, महेंद्र सिंह जी की, ये है गया IAS के 3-4 है। थोड़ा सर। साहब की भी आवाज, जो उनके विचार थे सुने। मेरा कुछ थोड़ा इसमें ओपिनियन है, वो आई थिंक थोड़ा अलग है। वो अलग इस तरह है कि हम लोग पहले, जो हम लोग रिटायर हुए हैं, उनको एक संस्था के रूप में उठाकर बाकी लोगों को जागृत करने के लिए उत्थान कर रहे हैं, एक प्रयत्न कर रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि इससे पहले जगजीवन राम जी जो हमारे मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा अच्छा एक विचार व्यक्त किया था कि इस देश में अगर कास्टिज्म है, कुछ है, वो सिर्फ सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड के कारण है। जाति किसकी है? गरीब की। जाति अमीर की नहीं। उन्होंने ये कहा था कि जब तक हम लोग अपने लोगों को फाइनेंशियल तौर पर पूरी तरह खड़ा नहीं करेंगे, तब तक वो किसी चीज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब हमारी जो डायरेक्शन है, जो हमारी पे बैक टू सोसाइटी की है, कि पहले तो इन लोगों को इकट्ठा करें, ऑर्गेनाइज करें, फिर इनकी वेलफेयर करें, फिर इनको ऊपर लाएं, फिर इनको ऑर्गेनाइज करें। वी विल फाइंड ए वे टू, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते थे कि पावर एजुकेट करें, ऑर्गेनाइज करें, देन एजिटेट करें। तो उस ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे को सबसे पहले, जो अभी स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बारे में रमेश जी ने बोला था, आई एग्री विद हिम। जब से मैंने जब 83 में पंजाब में आके यहाँ काम किया था, मैंने देखा स्पेशल कंपोनेंट प्लान की जो फिगर्स हैं वो सारी फिक्टिशियस चलती थी। फिक्टिशियस इन द सेंस, जब मैं डिवीजन में था तो वो बोलते थे भाई 25% जो बजट है वो कागजों में बता दो कि यहाँ पे खर्च हो गया है जो SC ST लोगों पे। वो मोटो ऑपरेंडी क्या रहता था कि जो नर्सरियों में काम करते हैं, सब काम करते हैं, ऑल पीपल आर, दे डजंट बिलोंग टू द SC कम्युनिटी और ST कम्युनिटी। उनमें ज्यादातर लोग थे, चाहे वो जाट थे, चाहे BC थे, कुछ थे, या जनरल भी थे। उन सब की जो टोटल, अगर उसमें 10,000 लोग काम करते हैं डिवीजन में, तो वो बोलते थे कि इसका 25% लगा के तो बोल दो कि 2,500 लोगों को बेनिफिट दे दिया। These type of fictitious figure used to go to the government of पंजाब, वहां से अकोमोलेट होके जाती थी आगे। उस समय क्या होता था कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान का जो बजट होता था, वो पहली बात तो उसको पूरी तरह बताते ही नहीं थे कि कितना है, और फिर उसको प्रॉपरली यूटिलाइजेशन के लिए भी नहीं बोलते थे कि भाई इतने इतने लोगों को यहाँ यहाँ ये काम किया। हमारे वहाँ मास्टर रोल में लोग रहते थे, अब उसमें कहीं पे जाति नहीं लिखी हुई, कुछ नहीं लिखी हुई। इसका फायदा था वो जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो भी लिया करते थे। अल्टीमेटली मैंने अपने एज ए कंजर्वेटर भी देखा, एज ए एडिशनल PCCF भी देखा कि ये सब चीजें जो हमारी स्पेशल कंपोनेंट प्लान की हैं, ज्यादातर फिक्टिशियस फिगर्स हैं इसमें दी हुई हैं ज्यादातर। उसमें रियलिटी में क्या हुआ है कि हमारे लोगों को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैंने क्या देखा है कि पिछले मैंने कुछ दिनों में आई वांटेड टू हेलो आई वांटेड टू स्ट्रेंथन माय सन फॉर ए कंपनी। तो मैंने देखा कि जब तक हम लोग इन लोगों को रोजगार नहीं देंगे, वी शुड बिकम ए पर्सन हु शुड गिव देम द जॉब। जब तक हम लोग इनको जॉब नहीं देंगे तो इनको कोई और जॉब देने वाला नहीं है। हमारी जो मेरे ख्याल में PR सर विल एक्सक्यूज मी,
कि हम लोग इस तरफ चले हुए हैं कि पहले इनको रजिस्टर करवाएं, इनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए काम करें और सब कुछ करें। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब मैंने अभी सुबह में गया था, मैंने इतनी स्कीम्स पढ़ी हैं जो कागजों में है। हम जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, हु आर रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर, हमें नहीं पता है कि हमारे लोगों को के लिए कितनी बेनिफिशियल है और हम इसको काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वहां पे मैं गया कि कुछ लोग जो जर्नल वाले हैं उनके लिए काम कर रहे थे कि उनको सरकार ने पैसे दिए हैं कि आप इनको उसमें जो कितनी स्कीम्स है जिसमें खाना बनाने की जो सुविधा है और है, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। 2 महीने उनको, 3 महीने वहां पे उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। स्कॉलरशिप के साथ ही फिर उनको डिग्री मिल जाती है। डिग्री इन दी सेंस की सर्टिफिकेट मिलता है कि यू कैन डू दी वर्क। कौशल विकास है और है। देयर आर सो मेनी थिंग। जब हम इन लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर देंगे, हमारा जो काम जो हम अब कर रहे हैं वो शायद वो आधा रह जाएगा या बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि इसमें फर्क पड़ जाएगा। हमें इतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। तो मेरा ये विचार है कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम है, मैं कुछ दिनों में परशुराम सर से भी डिस्कस कर लूंगा। मैं लेकर आऊंगा कि जिस चीजों में हम लोग इनका काम कर सकते हैं। अब हमारे दसुआ फॉरेस्ट में जब मैं गया, अब तो मैं रिटायर हूँ, वहां पे दूसरे लोगों ने कितने काम किए हुए हैं कि औरतों के विकास के लिए, कौशल विकास के लिए काम करें। भाई हम अपने लोगों के को क्यों नहीं विकास में इस तरह के पैसे की यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? गवर्नमेंट ने तो दिया हुआ है, ये तो हम लोगों को देखना है कि भाई इसको हम अपने लोगों पे भी अप्लाई करें। हम अपने लोगों, उसमें क्या है, वो पैसा देते हैं, आपको स्कॉलरशिप भी देते हैं, कई जगह तो खाना भी देते हैं। और उन्होंने क्या सिस्टम बनाया है कि जो लोगों को खाने की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का कोर्स है और है, एक तो फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के लोगों को वहां ट्रेनिंग देते हैं, उनको खाना बनाना सिखाते हैं, सब कुछ उसी को लंगर के तौर पे जो दूसरे लोग इसमें काम करते हैं उनको खाना फ्री वहां से मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम इनको हाथ में इनके कौशल विकास का कोई पत्र देंगे या कुछ देंगे तो ये लोग सोसाइटी में दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फुट। और जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएंगे तो सोचने की जो शक्ति है वो भी उनकी ज्यादा बढ़ सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारा काम है, जो हम सोच रहे हैं कि हम इनको पहले खड़ा करें, सब कुछ को बराबर लाएं, फिर उसके बाद में ये हमारे साथ में काम करें। मेरे ख्याल में अगर हम इस टाइप में थोड़ा डाइवर्ट करें तो हमारा खुद का काम है जो वो काफी ज्यादा सहज हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि परिचय, थोड़ा जी ने तो बोल दिया था कि हम वी आर फ्रॉम 81 बैच, ही इज इन महाराष्ट्र, आई एम सर्विंग इन पंजाब एंड आई रिटायर्ड इन ईयर 2016। सो मैं अभी इस तरफ काफी सीरियसली देख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। मेरे संपर्क में कुछ हमारे मित्र हैं जो रिटायर हैं, एज ए असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ ड्रग्स हैं और हैं। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क। और हमारे एक IAS है मिस्टर TR सरंगल है, मैं उनको भी मिलकर आऊंगा, उनको भी इसके बारे में एसोसिएट करने की कोशिश करूंगा। तो काफी लोग हैं जिनको मैं चाहूंगा कि हम लोग एकत्र होके, लेकिन इसका जो असली मुद्दा है जो मैंने बताया कि एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, हम उसको लेकर आए और उसमें देखें कि कहाँ कहाँ इन लोगों को हम लोग फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं और उस कौशल विकास के तौर पे इन लोगों को सर्टिफिकेट दें, कुछ दें, ताकि जॉब सीकिंग की जो इनकी जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं मोहन सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा ग्रुप में अपना थोड़ा ब्रीफ परिचय दे दें, और यदि 2 शब्द है तो आप इसके क्योंकि उनका लंबा एसोसिएशन रहा है इसमें, उसके बारे में अपना 2 शब्द कहें। श्री मोहन सिंह बप्पल साहब, पंजाब से। हेलो मोहन सिंह सर, आप अपने वीडियो पे आइए सर। हेलो, आवाज आ रही है सर मोहन सिंह? नेट कमजोर है उनका। ओके सर।
आई विल रिक्वेस्ट शारदा प्रसाद जी, आपका उनके थोड़ा बता रहे थे आश्वासन, लेकिन तब भी एक ब्रीफ परिचय दे दें। शारदा प्रसाद। नमस्कार सबको जय भीम। जय भीम। मैं शारदा प्रसाद हूँ। 1986 बैच IFS आंध्र प्रदेश कैडर से रिटायर हुआ हूँ। मैं रमेश चंद जी का बैचमेट हूँ और अभी मैं रहने वाला तो मैं यूपी का हूँ, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, भदोही एक्चुअल भदोही डिस्ट्रिक्ट का हूँ। रह रहा हूँ हैदराबाद में। जहाँ तक लेबर क्लास की बात कर रहे हैं हम लोग, काफी दिनों से कई मीटिंग में हो चुका है। जैसा कि इसके पहले भी बताया जा चुका है, आज भी इसके विषय में बात किए हैं कि लेबर कंपोनेंट में जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है, एक्चुअली उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तो नहीं हो रहा है। हर जगह इसमें लूज आ गया है, हर जगह इसमें स्पेशल कंपोनेंट एक्चुअली बनाया गया था SC ST के लिए, एंड दिस इज लेबर कंपोनेंट, दैट इज नॉट एनीथिंग परचेज्ड इन दिस कंपोनेंट। अभी क्या हो रहा है कि इसका पैसा परचेजेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज हो रहा है। इस चीज के लिए हमें प्रिंट आउट करना है और कोशिश करेंगे कि इस लेबर स्पेशल कंपोनेंट का जो पैसा है, जो बजट है इन डिफरेंट स्कीम्स, वो लेबर कंपोनेंट के रूप में ही यूज हो और उन्हीं के लिए काम हो। जैसा सुभाष जी ने कहा है कि हमें अपने ग्रुप को, अपने समाज को, के लोगों को स्ट्रेंथ करने की जरूरत है। जब तक वो इम्प्लीमेंट हम नहीं करेंगे, डिफरेंट टाइप के स्कीम्स में, डिफरेंट टाइप के जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, उसमें टाइप करके उन्हें इंगेज करेंगे, वो तो आ गया होगा 4 बजे होगा और वो आगे आने की कोशिश करेंगे। मैं ज्यादा बात करने के कंडीशन में नहीं हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। बहुत सारा लग रहा है कि इसे फंक्शन में है या कहीं रास्ते में है, और मैंने उसको रिक्वेस्ट किया हूँ। हेलो, ऑडिबल सर, आवाज आ रही है? यस नहीं, मोहन सर को मैं रिक्वेस्ट कर रहा था। 1 मिनट और, जब तक आप और बोलो। और ओके सर, 1 मिनट और लग जाएगा, 2 मिनट। ठीक है सर। मैं सर एक थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाह रहा था, क्योंकि अभी मेरी बात बरवाल साहब आ रहे हैं, तो इसलिए हमको थोड़ा वेट भी कर रहे थे। मेरी सर बात हुई, मैंने सर को बता रहा हूँ, बरवाल साहब ज्वाइन कर रहे हैं अभी। तो ये चूंकि कुछ प्रॉब्लम थी, उनकी जुड़ नहीं पा रहे, उनकी बेटी उनको कह रही कि मैं जोड़ रही हूँ, और एक सर एक फोन आ रहा है अभी इनका ही। सर सॉरी, बीच में एक कॉल आ रहा है बाहर से। सर इसमें मैं ये कह रहा था कि जो भी हम लोगों का पे बैक टू सोसाइटी वाला गुरबाज सर के लिए विशेष रूप से, सर देखिए ये यूपी में हम लोग करीब अभी ऑनगोइंग ऑफिसर्स जो फील्ड में 20-22 लोग हैं हम लोग, तो जो प्रमोटी है एज वेल डायरेक्ट है। तो वहां पर मैंने ये पूछा कि ये स्कीम के इम्प्लीमेंट करने में आज की जगह 8 करोड़, 8 करोड़ रुपए आया हुआ है, आज भी उनको पता नहीं है। अपने ही लोग हैं सर, और मैंने कहा कि भी इसको इम्प्लीमेंट कराइए, लेकिन उनके अंदर जो फोर्स फियर हम लोग कहते हैं, जब हम लोग ट्रेनिंग में कहते हैं फोर्स फियर है दिमाग में कि हमारा नुकसान हो जाएगा, इस चीज को कैसे निकालेंगे सर आप? वंस वी हैव रिटायर्ड तो कह रहे भाई आप तो रिटायर हो गए, आप तो जान रहे हो विभाग में कैसे चलता था। कोई भी जो है बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली स्थिति में है, कोई नहीं कहने वाला है ना व्हाट टू डू। दिस इज द प्रॉब्लम। मैं सर आपको बता रहा हूँ कि ये पहले मैं चूंकि 5 साल ऑडिट में रहा हूँ,
बहुत माइन्यूटली मैंने बाराबंकी का इशू उठाया था, और मैंने पूछा डीएफओ, अभी वो नाउ चीफ कंजर्वेटर झांसी हैं, पीपी सिंह, ही फ्रॉम उड़ीसा। मैंने कहा पीपी, आपने ये स्कीम जो लागू करी है इसमें ये आपत्ति है, आपने इसका लाभ, जो लाभार्थी थे वो SC/ST के नहीं चुने। बोले सर मुझे पता नहीं, मैं अकाउंटेंट को बोलता हूँ। देखिए सर, मैं इशू रख रहा हूँ फील्ड का एक्सपीरियंस। तो वहां जब हम वी आर शेयरिंग द एक्सपीरियंस हियर, तो उसने कहा कि मैं अकाउंटेंट को बोलता हूँ। मैंने पूछा अकाउंटेंट को भाई SCB का मतलब क्या होता है? बोले सर मुझे पता नहीं है ना। सी दी स्टेटस ऑफ दिस, हम ऑल इंडिया सर्विस की बात करते हैं, तो जब उनको नहीं पता है और कोई मतलब नहीं है, इसकी जो गाइडलाइंस है वो समाज कल्याण विभाग ने जारी करी है, वो गाइडलाइंस जियो के रूप में कई फाइलों में दबी होंगी, और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वास्तव में, कोई भी गवर्नमेंट में कह रहा हूँ, पहले आज से थोड़ी चल रही स्कीम ये, कि उसका वास्तव में इम्प्लीमेंटेशन हो। आई एम वेरी सॉरी, आज मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक इसकी ये जो है कंप्लेंट डाल किया आगरा का, क्योंकि आगरा में 8 करोड़ का बजट था इसकी योजना में अंतर्गत, पहले 8 करोड़ का 2 सालों में। कहाँ यूटिलाइज हो रहा है? मेरे इलाज हैं, सभी हैं, बाकी रहे नार सिंह जी हैं। हमने कहा कि देखिए ये इसका काम नहीं है, काम ये है कि गवर्नमेंट की जो PR सर कहते हैं स्कीम्स का स्टडी करना, उनको वास्तव में इम्प्लीमेंट कराना। फौराट सर ने भी पहले कहा था कि हम कैसे उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, बाबा साहब का जो सपना था। तो सोशल और इकोनॉमिक के हिसाब से बाद हम पॉलिटिकल पाएंगे, जो अभी हम इसकी स्कीम नहीं है कि मैं अकेले यूपी को टैकल कर ले जाऊं। मेरे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि मैं उसको फील्ड में ये ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, बुंदेलखंड में लेके जाऊं। लेकिन मैंने हर जिले में एक अपने मिनिस्टर फॉरेस्ट के माध्यम से चीफ मिनिस्टर को लिखवाया, चीफ मिनिस्टर से नीचे आ गया, वो सेक्रेटरी के पास पड़ा हुआ है। डायरेक्ट मैंने HOD को कहा, उसने जिस ऑफिसर को कहा दिया ये जिम्मा ये लेबर रजिस्ट्रेशन का और SCP स्कीम का, कि वो मुझे नहीं बताना चाह रहे कि 5 साल में कितने स्कीम कहाँ ये लागू हुई है। मैंने जब ये जन पोर्टल पे डाला है कि मुझे स्कीम्स की 2 साल का डेटा दे दीजिए, वो अभी इससे इतना डर रहे हैं कि सब हमको क्यों फंसवा चाह रहे हैं, इसके बारे में आज तक किसी ने बताया नहीं। और जब मैंने इस स्कीम के बारे में अपने HOD को बताया, उसने कहा देखो आप इसको उलझाइए मत, आपके सिंपल पैरा है, इसको छोड़ दीजिए, उनको ले आइए, क्योंकि वो पैरा PSE में आया हुआ था। तो ये थ्रेटनिंग थी कि आप जो है उलझाने का काम करते हैं, इसलिए आप जो है इस चीज को छोड़ दीजिए। तो ये एक स्कीम मैंने बताई थी। दूसरे बहुत सारी स्कीम्स है हमारी, जहाँ पे कौशल विकास की जो ट्रेनिंग की कह रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम लोगों को खुद इंक्लूड नहीं किया बाहर जाने के लिए कि भी आप क्या जानेंगे, क्या सीखेंगे। ये तो हम लोग चूंकि बाबा साहब के ऋणी हैं, और वही हम पे बैक कर रहे हैं कि सोसाइटी में कैसे पे बैक कर सकते हैं। मैं इसके स्किल लेबर के केसेस में 2-3 बार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो सुरेश चंद्र साहब है उनसे मिला, कहा कि सब आप अपने स्तर से लिख दीजिए। बोले तुम कहीं की समस्या तुम्हें मुझे बताओ। अभी आगरा की समस्या आई थी, वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर जो लेबर है वो कॉपरेट नहीं कर रहा था। मैंने फिर उनसे कहा था, बोले कौन आदमी उनको जाके मिलेगा, फिर मैं नार सिंह सर को बताया। तो ये एज ए इंटेलेक्चुअल क्लास, वो मेरा क्लास नहीं है, मैं उस क्लास के लिए तबके को तैयार करने चाह रहे हैं कि जो नीचे के क्लास है, क्लास 3 है, क्लास 2 है, वो जाके अपने अपने एरिया में काम कर सकता है, तो मास लेवल पे इसका इम्प्रूवमेंट होगा। ये मेरा एक नटसेल में इसमें था। बाकी आप अपना जो है इसमें यू कैन हैव ए क्रॉस शेयर। मैं महेंद्र सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्लीज। सर अनम्यूट करें, सर अनम्यूट करें आप, सर अनम्यूट कर लीजिए महेंद्र सर। एक इसमें लाल सा बटन है, इस पे दबा दीजिए तो आपका लाल बटन जो है। बाकी साथी अपने आप को अनम्यूट रखें, साथियों को जब बोल रहे हैं बाकी लोग अपने आप को अनम्यूट रखें। नीचे की तरफ जो एक बटन है लाल सा, जो डंडा ला रहा है नीचे की तरफ देखिए, लेफ्ट में आवाज, सर जो आपको अनम्यूट कर लीजिए सर। नीचे सर एक ही मोबाइल के नीचे की आप दबाएंगे तो एक जो है म्यूट लिखा होगा, अनम्यूट लिखा होगा, इस पर आया होगा। नॉट ऑडिबल सर, नॉट ऑडिबल। इसमें नीचे सर, इसमें फोन में नीचे एक टच करिए, टच करने के बाद में साइड में कहा प्लीज अनम्यूट सर। महेंद्र सर, सर इसमें नीचे एक बटन सा है जो
जो आपका झंडा टाइप का उसमें आप बटन दबाइए तो सर अनम्यूट हो जाएंगे आप। मुझको लग रहा है ये कि जो है बेटे ने क्रॉस करो। नहीं हाँ हाँ रमेश, मैं आ गया हूँ, अभी घर पे आ गया हूँ। अच्छा 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 बोलिए फिर। सर प्लीज। मोहन सिंह जी आप भी बोले। ओके ओके, हाँ जी। अभी तो मैं आप- थोड़ा डिस्कशन थोड़ा सुन नहीं पाया, वैसे गुरबाज सिंह जी काफी डिटेल में बोल रहे थे। हाँ हाँ तो नहीं, हाँ गुरबाज सिंह को सुन लिया तो सबको सुन लिया सर। सर बोलिए। सर उनको फिर पूछ लेंगे, चलो। और तो अभी पीआर साहब भी काफी, उन्होंने तो खैर बता ही रखा, डायरेक्शन दे रखी है। तो ये मुझे थोड़ा सा रमेश, आज क्या वही श्रमिकों वाला था या कोई और मैटर था आज? हाँ नमस्कार सर, बरवाल साहब जुड़ गए हैं। ओके, हाँ हेलो वेलकम सर। सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। सर आप प्लीज परिचय दे दीजिए सर। महेंद्र सिंह साहब आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ही फ्रॉम राजस्थान से है। सर प्लीज सर परिचय दे दीजिए सर। हेलो, हाँ सर मेरी आवाज आ रही है? वेलकम सर। आ रही है सर, आ रही है। वेलकम। हाँ, कन्हैयालाल बेरवाल, सर रिटायर्ड आईपीएस हूँ। सर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में रहा, मैं 6 साल तक राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में रहा। उसके बाद में 3 साल तक यहाँ डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन है, राजस्थान सरकार की संस्था है, वहां मैं 3 साल तक महानिदेशक डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, जिसको अंबेडकर पीठ शॉर्ट में कह रहे हैं, वहां 3 साल में वहां रहा। अभी कुछ सामाजिक गतिविधियों से मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ, जब सर्विस में था तब भी और रिटायरमेंट के बाद में भी। आज आपसे बातचीत हुई, रमेश जी से बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा। तो राजस्थान में हमने भी इस प्रकार का प्रयास तो लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन अभी पिछले 3-4 महीने पहले 2 सितंबर को एक राजस्थान सरकार ने, जो मैं अंबेडकर पीठ जिसमें रहा था 3 साल महानिदेशक, सरकार ने उसको बंद कर दिया था। तो उसके नाते से हमने एक अच्छा मूवमेंट शुरू किया, और शायद पहली बार सभी अधिकारी, सभी सर्विसेज के सीनियर अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, डिस्ट्रिक्ट जज, विभिन्न सर्विसेज के चीफ इंजीनियर्स, तो इस प्रकार के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी जुड़े, और सबने सीएम साहब को सबने पत्र लिखा। और हमने जितने भी राजस्थान में हमारे अलग अलग जातियां हैं, उनके संगठन बने हुए हैं, उनसे भी हमने सीएम साहब को ज्ञापन भिजवाए। तो सीएम साहब ने बुला करके हमारी बात मानी, और अंबेडकर पीठ को वापस जो है शुरू कर दिया है, और डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी वो भी एक अच्छे स्थान पर बनाने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है। तो ये जो रिसेंटली हमारी गतिविधि चल रही है उसके बारे में उन्होंने बताया। जिन लोगों ने मूवमेंट शुरू किया था उसी की हमने एक सिविल सोसाइटी बना ली है। उस सिविल सोसाइटी के माध्यम से जो अन्य मुद्दे भी जो अपने अनुसूचित जाति जनजाति के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास के जो मुद्दे हैं वो हम इस नाते से उठाएंगे। मेरी बात तो पूरी हुई। थैंक यू सर। सर अभी क्योंकि आप थोड़ा देर से जुड़े, तो इस पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का जो हम लोगों का है, ये इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक चीज है सर। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के साथ हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, और उसमें एक नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास तैयार करना चाह रहे हैं, जिसमें हम लोगों का विशेष रूप से एडमिन ग्रुप है, जिसमें हम आपको जोड़े हैं। ऐसे ही हमारे 5 ग्रुप हैं। अभी पीआर सर हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं, इसको मानवर काशीराम जी के साथ 27 साल उन्होंने अपना टाइम पास किया है, और एक्सपीरियंस शेयर करके और इसको बनाया कि उनका जो कमिटमेंट था कि भाई मेरे इस प्रोग्राम को आगे चलाना। और ये जो बाम सेब के बाद में इन्होंने इसको 2003 में बेंगलोर में मीटिंग करके बताया था कि देखिए हम लोगों का जो क्लास है वो बहुत पे बैक कर सकता है। तो हमारा जो हम कहते हैं तन मन धन से, तो इसमें जो हम लोग ट्रेनिंग लेके लोगों को ट्रेन करते हैं, और इस ग्रुप में विशेष रूप से चूंकि हम लोग ऑल इंडिया सर्विस से हैं और एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो नट सेल में इसका मोटो यही था कि हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट, उसमें कास्ट, एजुकेशन, कोऑपरेशन, और हम लोगों का थिंकिंग स्किल एक है जो बाबा साहब के 4th गुरु थे जॉन डबे साहब, उन्होंने अपने गुरु से लिया था, जो एडवर्ड डी बोनस से, तो वो इस पे बड़ा बताते हैं। और काफी इस थिंकिंग स्किल का ये है कि जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में है उसको कैसे सुगम कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कभी भी हम 1 डे ट्रेनिंग जो है अपने इस ग्रुप का, जब संख्या थोड़ा हमारी जुड़ जाए, चूंकि जुड़ते हैं तो फिर कंटिन्यू नहीं हो पाते कई चीजें हैं। जैसे आज भी हम लोग काफी पहले 12-13 हो गए थे, आज फिर होगा, लेकिन नए नए हम वी होप कि हम इसको कैसे कंटिन्यू करके
आपस में और लोगों को जोड़ के एक स्ट्रेंथ बना लें। और जो महेंद्र सर ने भी कहा था, चूंकि अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं वो किसी कारणवश, तो वो एक ये भी मेरा है, मैं पीआर सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ही हमारी फेडरेशन के रूप में भी हम इसके सोच सकते हैं कि जो नेशनल लेवल पे स्ट्रेंथ होगी, कि ठीक है आपकी अपना काम करते रहिए, लेकिन ये जो हम लोगों का पीठ है, हम लोगों का पीबीएसपी है, ये कैसे हम अपने नेशन के इसमें अपने समाज, बहुजन समाज के लिए, वेलफेयर के लिए कुछ कर सकते हैं, वो उस दिशा में भी हम सोचें। क्योंकि हम ठीक है, आप अपने का जो वहाँ ग्रुप चल रहा है, लेकिन ये यदि स्ट्रेंथ इस ग्रुप में जुड़ जाती है और कितना हम लोग इफेक्टिव होंगे, कि चूंकि हम लोगों का ये रोज वीक में सैटरडे संडे को जोड़ते हैं, हम तो सैटरडे को जोड़ते हैं, और कल यही ग्रुप जो है जो जनरल ऑफिसर्स हैं हमारे क्लास 2 के, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, वो उसको शेयर करते हैं फिर कि क्या एक हफ्ते में डेवलपमेंट हुआ और उसके एक हफ्ते डेवलपमेंट में क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या फेस कर रहे हैं। जैसे गुरबाज सर ने कहा कि भाई मेरा विचार ये है कि हम लोग इसमें जो है इस कौशल विकास का करें, वो तो है ही है, हमने इसमें ट्रेनिंग और रिसर्च का दिया हुआ है। और एक ग्रुप बनाया इंटीग्रेटेड अप्रोच, हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से कैसे अपने को इस जो है ग्रुप में इफेक्टिव प्रूव कर सकते हैं। तो जो इफेक्टिवनेस है हमारी, ये क्या है, इसीलिए हम लोग इसमें जो बाबा साहब का मिशन का जो एक उसमें आया था कि हम एसोसिएट क्लास बना रहे हैं, और उस एसोसिएट क्लास का जो एक्सपीरियंस शेयर है, वही हमको कहीं आगे ले जा सकता है। जैसे अभी केएल सर ने कहा था कि उनका जो एक्सपीरियंस 3 साल का पीठ का, वो हमको लाभदायी होगा। आई एम वेरी होपफुल कि वो हम जो कि हम सभी के अलग अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन कंबाइंड फोर्स जो है हम लोगों को आगे लेके जाएगा। मैं इसी के साथ अपनी इसको बात को समाप्त करते रिक्वेस्ट करूंगा कि पीआर सर, चूंकि सभी लोगों का परिचय हो गया है, पीआर सर को जो है एक नक्शल में ब्रीफ करने के लिए कि चूंकि और कोई बात है तो। रमेश हमारा छूट गया भाई। हाँ बोलिए बोलिए मोहन सिंह जी। सॉरी सर, मैं एक्चुअली ट्रैवलिंग में था। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। वो एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा जहाँ पे साहबजादों को जो है ना दीवारों में चिनवा दिया गया था, एक महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पे जी। तो वो भी एक उस समय की वही बात जावर के प्रति जो कि वही बात है कि वो झुके नहीं, तो वही हमारा भी जो एक ग्रुप काम कर रहा है। मैं सभी पहले तो आपने अपना परिचय दे दिया ग्रुप में, चूंकि नए मेंबरान आए हैं। मेरा नाम मोहन सिंह, 1983 बैच, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यूपी कैडर। और रमेश जी हम बिल्कुल साथ ही हैं वहाँ पे। ये 86 बैच के हैं, मैं 83 बैच का हूँ। तो एज ए प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट रिटायर होके पटियाला में सेटल हैं। गुरबाज सिंह जी हमारे सीनियर हैं 2 साल, 81 बैच के हैं, पर वो हमारे एमएससी के बैचमेट हैं। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी ये हमारे साथी और जुड़े हैं, हमारे महेंद्र सिंह साहब जुड़े हैं और मीना जी जुड़े हैं, नबैरवा जी। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये खेल तो ब्रेन का है। इसमें तो जो ब्रेनी पीपल आएंगे, वो इतना बड़ा ये टास्क है, इतना छोटा टास्क थोड़ी है, बहुत बड़ा टास्क है ये, जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का है, जो इतने सालों से कितने लोगों ने कोशिश करी। ठीक है, बाबा साहब ने तो खैर बहुत बड़ा परिवर्तन, एक संविधान लिख के दिया है, उन्होंने लागू भी करवाया, चलो आजादी में भी हमारे लोगों का योगदान है। तो ये जो हमारे यहाँ ब्रेन जुड़ रहे हैं, हमारे आईएफएस के लोग हैं, आईपीएस हैं और आईएएस हैं, ये एक वही मुहिम चालू की गई है कि हम लोग कैसे चलें। पहले तो अवेयर करें, अपने आप को शिक्षा दें। जैसे थिंकिंग स्किल, इसमें एक सब्जेक्ट चलता है हमारे, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने सोचना ही नहीं, प्रॉपर सोचा ही नहीं। हम तो कहते हैं कि हम लोग शुरू में जब ये लेक्चर आए थे तो हमने कहा था सोचते तो सभी हैं। वो कह रहे नहीं, एक दिशा में सोचना पड़ेगा कि मुझे ये प्राप्ति करनी है, तो कैसे आपको उधर को चलना है। तो इसके लिए एक एडवर्ड डी बोनो हुए हैं, उनकी थिंकिंग स्किल्स करके उन्होंने थ्योरी दी है। तो बड़े बड़े जो ये कॉर्पोरेट घराने हैं, इन्होंने वो ट्रेनिंग लेके यहाँ वो अपना फायदा उठाते हैं थिंकिंग का। तो वो ये जो हमारे पे बैक टू सोसाइटी महानायक काशीराम जी के नाम पे जलगांव में बनी हुई है, तो ये इसका ये प्रयास है। एक तो थिंकिंग स्किल है, उसके बाद ये सोशल ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, और ये जो कास्ट है इसको कैसे समझना है। कास्ट को समझना है, मतलब ये कह रहे हैं, है ना, समझकर समझाना होगा। पहले समझे हम सब्जेक्ट को। तो ये गुरबाज सिंह जी ने बताया कि लोगों में तो जाना ही पड़ेगा, लोगों में जा भी रहे हैं। अभी ये पीबीएसपी ने किया है कि कैडर का आप सभी लोग कैडर अपना अपना लगाएं छोटे छोटे, और मेरे ख्याल में ये देखो इसकी प्रगति तो अभी पता चलेगी और कुछ ना कुछ परिणाम तो आएंगे। अभी 1 तारीख से लेके ये 31 मार्च तक की ट्रेनिंग भी चालू की जा रही है, पर डे में क्या डेली चलेगी वो।
तो उसमें भी अगर लोग भाग ले लेंगे तो काफी कुछ सीख जाएंगे। हम लोग 7-8 महीने से जुड़े हैं इससे, तो लगभग पहले तो डेली चलती थी, 7 से 8:30-9 तक चली जाती थी मीटिंग। तो उसमें हम लोगों को भी दिया जाता था विषय, जैसे डॉन डबे पे हमने बोला, फिर गुरबीर सिंह पे बोला, वहाँ पे काफी लोगों ने महात्मा फुले जी पर बोला, सावित्री बाई फुले पर बोला। तो जो जो हमारे महानायक हुए हैं उनके ऊपर ये भी है। वो ये कहना है कि जितने भी ये हमारे हुए आज हाँ, सबसे वैसे आज सबको बधाई भी है कि हमारे जो गुरु रविदास जी का आज जन्मदिन भी है। वो पंजाब में तो बड़ी सभी जगह मनाया जाना चाहिए, वैसे यहाँ भी उन्होंने बहुत बड़ी, वो भी रेवोल्यूशनरी थे। लोगों ने भगत कह दिया, भाई यहाँ पे ये रहता कि नहीं, भगत नहीं थे, भगत तो अलग चीज होगी, गुरु थे, वो गाइड करने वाले थे, उन्होंने गाइड किया है। तो तभी तो अगर उनकी बात में दम था तो मीरा जैसी तो उनकी वो चेली हो गई थी, गुरु मान लिया था। वो तो राजघराने की वो थी, एक रानी थी। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ थिंकर तो बहुत हुए हैं, बात है कि ये अप्रिशिएट नहीं करते जो स्वर्ण दूसरे हैं, हमारे जैसे जो लोग काम करते हैं वो ये कर ही नहीं पाते। वो है कि बस ये है कि इनका नंबर ज्यादा है, ये सर्विसेज में ज्यादा बैठे हैं, अपने आप ही मीटिंगें कर लेते हैं, अपने आप ही सब बजट बना लेते हैं, अपने आप ही ये पोस्टिंग कर लेते हैं। तो ये जो चल रही है ये तो करते रहेंगे ऐसे। इनका तो क्योंकि ना इनको देश से मतलब है ना लोगों से मतलब है, इनके मन में दया वया नहीं होती कुछ। हाँ, तो ये है कि हमारे तो दयावान लोग हैं और इसी लाइन में चल रहे हैं। तो ये जो पीबीएसपी का हमारा ये चल रहा कार्यक्रम, पीआर अम्बेडकर जी हैं, इन्होंने काफी ये यहाँ पे अधिकारी के रूप में काम किया चंडीगढ़ में। महानायक काशीराम जी आए थे तो उस समय की मुलाकात आपसे हुई, फिर आपको ये बड़ा काम दे के चले गए, वो तो रहे नहीं, और आगे इनको बढ़ाना है काम ये। तो मैं तो कई बार कहता हूँ काशीराम का जो वो है, वो तो हमें फार्मूला लेके ही चलना है, वो लेटेस्ट है, वो लेटेस्ट उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। थोड़े दिनों में ही 2 या 3 बार मुख्यमंत्री बना देना बड़ी चीज है। तो इतनी बड़ी स्टेट का, यूपी जैसी स्टेट को, तो उनकी थ्योरी तो मैं भी देखता था, नंगे टूटी चप्पलों में बेचारे, मथुरा में मैं डीएफओ था तो वहां भी मैंने देखा उनको ऐसे आके पैदल आ रहे हैं, मैं रिक्शे से उतरे। अब उन्होंने तो बेचारों ने, अब उनको तर्स तो क्या है, वो तो अपना जीवन निछावर करके चले गए। तो यही है कि हम उनके पद चिन्हों पे चलें, और भी हमें बहुत सारी चीजों को लेना है। जैसे ये पीवीएसपी अशोक की बात करती है, अशोक का राज जाएगा सबको भय मुक्त बनाएगा, ये भी एक उसकी पॉलिसी है कि क्योंकि अम्बेडकर साहब ने लिखा कि अपने राइटिंग में लिखा कि एक ऐसा राज हुआ है मौर्य पीरियड जिसमें के सभी लोग सुखी थे और कोई दुख नहीं था, सब वो था। तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर वैसा बन जाए, उसमें थिंकिंग, उसमें नविष्की एक शिक्षा होती थी जो कि इन्होंने खत्म कर दी गई बाद में, जो विश्वामित्र शुंग कौन जो जिसने वो आया है उसके बाद वो खत्म कर दी गई। तो ये हमारा समाज फिर अनथिंकिंग में चला गया। अब जैसे एक छोटी सी किसी चीज को कह दो, ये को पूजने लगते जाते हैं या कहीं धर्म को मान लेते हैं उल्टा सीधा। कहने का मतलब वो थिंकिंग सोचेगा भाई, थिंकिंग में आ जाएंगे तो साइंटिस्ट टाइप का सोचेंगे फिर वो कि समाज ऐसा बुरा क्यों है, इसके रीजन क्या है ऐसे होने के, हमारे लोगों में स्टूपिडिटी क्यों है, ये मानते क्यों नहीं है। वो गुरबाज सिंह जी सही कह रहे थे कि जब गाँव में जाते हैं तो यही कहते हैं कि आप रिटायर होके आ गए, अब ये बात करते हैं। अब इनको बेवकूफों को ये भी तो पता नहीं है कि भाई अरे हमें क्या लेना उससे, हम तो तुम्हें यार तुम्हारा कुछ सुधार हो जाए, तुम्हारे लिए दुख है। तो वो चीज उनके दिमाग में बड़ी मुश्किल से पड़ती है, पड़ जाएगी धीरे धीरे। तो मैं तो इतने कहूंगा, और मेरे ख्याल में सभी हमारे जितने साथी जुड़े हैं अपना अपना योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर। सर मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा। ओके सर। सभी साथियों को, मेरा जरा गला बैठा हुआ है, 2 दिन से जुकाम था, शायद कल तक रिकवर हो जाएगा, फिर भी मैं अपनी आवाज को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। पहली बात तो यह है कि जिन साथियों ने विचार व्यक्त किए, महेंद्र सिंह जी हों, गुरबाज सिंह जी हों, रमेश चंद जी हों, इवन वेरवाल साहब जी आज आए उनको, और मोहन सिंह, किसी भी अधिकारी उच्च श्रेणी से, मतलब एलाइट क्लास से रिटायर हुए अधिकारी के जो भी विचार हैं उससे मेरा जरा सा भी मतभेद नहीं। मतलब मैं आप लोगों के विचारों को वेलकम कर रहा हूं। कंट्राडिक्शन है तो मोड ऑफ ऑपरेंडी में, इसे कैसे एक, इसलिए कुछ बात बोलूं उससे पहले मैं आज सर्वप्रथम
संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी को वंदन करना, उनको नतमस्तक होना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। और अब मैं इसके बाद ही मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। देश विभिन्नताओं का देश है। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रलाइज स्कीम लागू करने की भी बात है और स्टेट ओरिएंटेड स्कीम भी लागू करने की बात है। कुछ सेंटर के डायरेक्शन पर स्कीम लागू होती है, स्टेट कुछ अपने लेवल पर इंप्लीमेंट करते हैं। इसलिए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर यूनिफॉर्मिटी लाना स्कीम इंप्लीमेंटेशन में पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हमें उन स्टेट को पूरी छूट देना पड़ेगी कि जो पंजाब में जैसी स्थिति है वो पंजाब में स्कीम कैसे इंप्लीमेंट कर पाए, राजस्थान वाले कैसे इंप्लीमेंट कर पाए, महाराष्ट्र वाले कैसे इंप्लीमेंट कर पाए, और दक्षिण के साथी किस प्रकार से इंप्लीमेंट कर सके। ये हर अभी यूनिवर्सिटी एक सबसे बड़ी बात मतभेद जहां हो जाता है कि हमारा संस्थागत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक ये बहुत बड़ा इशू है जो हमारे साथियों के बीच में बार बार आ जाता है। एक तो इस लिहाज से है कि कुछ लोग सर्विस में हैं तो वो डर के मारे भाई संस्थागत रजिस्टर होगी तो हम काम कर पाएंगे, नहीं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें होंगी। उनकी तकलीफ सही है। दूसरा, कांशीराम जी ने हमारे को ऐसी व्यवस्था दी है कि उसका उलगड़ा, उसका स्पष्टीकरण आपको होना चाहिए। PBSP, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम, अब इसका नाम क्या दिया है? पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम। ये क्यों कांशीराम जी को इस प्रकार का नाम देना पड़ा? उनके सामने एक बहुत बड़ा अनुभव था कि बामसेप अनरजिस्टर्ड थी। 85 तक किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था इसका, और इसको 100 साल तक कोई रजिस्ट्रेशन कराने का इरादा भी नहीं था, और उम्मीद थी कि हम इसका बिना रजिस्ट्रेशन किए ही ये संस्था 500 साल तक चलेगी। ये बामसेप के बारे में जब इसका फॉर्मेशन हुआ तब उस समय के सारे इंटेलेक्चुअल साथी जो साहब को एसोसिएट कर रहे थे, उसमें 500 साल तक ये बामसेप चलेगी इस प्रकार की धारणा से चलेगी। लेकिन 85 में जब बामसेप टूटी, और टूटने का सबसे बड़ा कारण ईगो तो होता है, मीन मेंटेलिटी होती है, मैं इस आलोचना में नहीं जाना चाहूंगा और जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा रजिस्ट्रेशन, एक नहीं इस समय कई बामसेप करके रजिस्ट्रेशन, पर एक भी बिना रजिस्ट्रेशन बामसेप में जो काम कर दिखाया वो कोई भी करने में आज तक सफल नहीं हो पाई। तो साहब इससे बहुत नाराज थे, और जब हमको ये नाम दिया उस समय पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम, और खास तौर से महाराष्ट्र से फिर शुरुआत की, तो तुम महाराष्ट्र के लोग बहुत बदमाश हो, बहुत स्पष्ट तौर से पटकर रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, और अपना रजिस्ट्रेशन करा लोगे, दूसरे ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिए और अपने जेब में संस्था लेकर बैठ जाते। अब मैंने आप लोगों को इस प्रकार से मैंने सोच विचार करके रास्ता दिया है कि अब आप इसका PBSP का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। क्यों? तुम रजिस्ट्रार के पास जाओगे तो वहां पर प्रोग्राम लिखा है, रजिस्ट्रार प्रोग्राम को रजिस्टर नहीं करता, संस्था को रजिस्टर करता है। तो इस लिहाज से ये बहुत सोच विचार करके कांशीराम जी के माइंड में कि नॉन पॉलिटिकल रूट को मजबूत करने का कार्यक्रम, गैर राजनीतिक जड़ें और गैर धार्मिक जड़ें मजबूत करने का काम रजिस्ट्रार संस्था नहीं कर सकती है। अगर उसने करने का किया तो कहीं ना कहीं वो सरकार के आर्थिक लाभ का और करप्शन का कारण बन जाएगी, ये सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए साहब ने हमको खुद बोला कि ये आप PBSP आप जा सकते हो, जाओ। ओके, तो ये इस प्रकार से साहब ने बहुत सोच विचार करके रजिस्ट्रेशन नहीं करना, और ऐसे ही काम करना पड़ेगा। अब करना हो तो करो, नहीं तो बाबा साहब को धोखा दिया आप लोगों ने, मुझे भी धोखा दिया, तो क्या बड़ी बात है? इतनी बात भी गहरी हमसे क्यों? हम इस चीज को, हमारे सारे साथियों ने उस समय निर्णय लिया कि नहीं, साहब की बात में दम है। हमें सरकार की चाकोरी में फंसे बिना हमें अपने समाज के साथ चाकोरी बनाने में काम करना चाहिए, उसके साथ जुड़ने का हमें संकल्प लेना चाहिए। और कैसे जुड़ सकते हैं, इसके लिए हमें पूरी मोडस ऑपरेंडी डिसाइड करना चाहिए।
और इस मोडस ऑपरेंडी में जिसका जो अनुभव है, क्लास 4 से लेके सुपर क्लास 1 तक का जो अनुभव है, सबको यूनाइट करना चाहिए। वी मस्ट बी यूनाइट द एक्सपीरियंस and convert this experience into result. Convert this experience into result. इसलिए अभी अनिल डोंगरे सर जो एकेडमिक ऑपरेशन के चेयरमैन हैं और एक यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट फैकल्टी के डायरेक्टर भी हैं और एमए अम्बेडकर थॉट की फैकल्टी के एचओडी भी हैं। उन्होंने एजुकेशन फिलॉसफी पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी, उस पर कमेंट करते समय बनाया कि जितनी यूनिवर्सिटियां बनी हैं 700-800 के लगभग, इनको अगर वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है तो लगभग 800 यूनिवर्सिटी और बनाना पड़ेगी और विद इन 10 इयर्स ये 800 यूनिवर्सिटी खुद बनाएंगे। ये मनुवादियों की गर्ज है 800। तो उसमें से अगर हम 800 का अगर हम 15% बोले तो बहुत हो जाता है, करीब 150 यूनिवर्सिटी होती हैं। हम 150 का भी और 1% भी जोड़ा जाए, 8 दूनी 16, करीब 15 यूनिवर्सिटी। क्या हम देश में अपने बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी को, जो एलाइट क्लास है, इसको ऑर्गेनाइज करके 15 नेशनल लेवल पर यूनिवर्सिटियां अलग अलग स्टेट में बना सकते हैं क्या? मैं इस दिशा में महेंद्र सिंह जी का जो यूनिवर्सिटी बनाने का राजस्थान में जो प्रोग्राम बनाया, मैं इसका स्वागत करता हूं और उसके लिए नेशनल लेवल पर रजिस्ट्रेशन नहीं, वो अपने स्टेट लेवल पर रजिस्ट्रेशन कर रहा है। जो संस्था बनाई है वो काम कर सकते हैं। गुरबाज साहब जी, अगर पंजाब में मोहन सिंह साहब आप लोग मिलकर अगर पंजाब में यूनिवर्सिटी खोल सकते, बना सकते हो तो बनाइए और अपने आधार पर उसका संचालन कीजिए। इस तरह से हमारी अलग अलग प्रदेशों में अगर हम पहले प्रयोग में 1-2 साल के अंदर 10 से 15 यूनिवर्सिटी बना ले जाते हैं तो फिर हमें 500 यूनिवर्सिटी खुद बहुजन समाज की बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस आ चुके हैं। इसलिए इसको हम सेंट्रलाइज नहीं करना चाहिए। जो स्टेट में जहां और स्टेट लेवल पर काम करने में वहां के लोगों को फाइनेंस के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार किया जा सकता है और वो लोग उस फाइनेंस को देकर अपने अपने स्टेट में यूनिवर्सिटियां खोल सकेंगे। एक तो ये मैंने थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन एस्पेक्ट पर बात की है। ये हमें अच्छी तरह से मालूम है कि ये जो भी एक्सपेंडिचर शुरू का कंपोनेंट प्लान पर, ट्राइब का कंपोनेंट प्लान हुआ, शेड्यूल कास्ट का कंपोनेंट प्लान हुआ, इवन आज ओबीसी के भी कंपोनेंट प्लान बन रहे हैं, ये सारे के सारे फिक्सिशियस एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। यही तो चैलेंज हम आप लोगों से सॉल्व कराना चाहते हैं। ये चैलेंज को कैसे, तो आपका प्रशासन में अनुभव, आप वो अनुभव और आइडिया हम इस पीबीएसपी के पास आएंगे और इसके पास इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हम डेवलप कर रहे हैं। हमारे करीब 10 ऑपरेशन हैं। इन 10 ऑपरेशन में से कुछ लोग इंटेलिजेंस का काम करेंगे, कुछ रिसर्च का काम करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करेंगे, मझोला मतलब मीडियम टाइप का काम करेंगे, कुछ ग्रास रूट का काम करेंगे। इस प्रकार से हमारा ये इम्प्लीमेंटेशन का हमने बहुत जटिल मैकेनिज्म सा लगा है, लेकिन जब हम ट्रेनिंग में बताते हैं तो वो सरल लगता है। जब हम ट्रेनिंग में वो सारा एक्सप्लेन करते हैं तो वो सरल लगता है। इसलिए आज से हम इस देश में जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट माइंड ऑपरेशन के लिए है, पीबीएसपी माइंड ऑपरेशन, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये सारे के सारे जो सेंट्रल और स्टेट के एलाइट क्लासेस हैं, इनका एक नेशनल लेवल पर नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास का निर्माण करना चाहिए। और बिना आपकी भागीदारी के पीआर अम्बेडकर किस खेत की मूली है? ये क्या कर सकता है एक व्यक्ति? लेकिन अगर एलाइट क्लास के मन में एक बीज पेर दिया, उसके अंदर एक बीज डाल दिया कि तुम्हें, आप लोगों को इंटेलिजेंस क्लास में कन्वर्ट होना है, और कैसे कन्वर्ट होना है आप लोगों ने खुद दिन रात रास्ता ढूंढिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, कुछ अप्रोचेस कीजिए और लोगों को जोड़िए। आपको मैं एक थोड़ा सा विश्वास दिलाता हूं, इस ग्रुप में 10 आईएएस, 10 आईएफएस, 10 आईपीएस, 10 आईआरएस, 10 स्टेट गवर्नमेंट से सुपर क्लास बना हुए वो आदमी, इस तरह से लगभग 100 आदमी, 100 एलाइट क्लास अगर इस ग्रुप में आप लेते हैं तो आपको मैं दावे से कह रहा हूं
कि हम इसको 1000 में बदलने में हमको साल भी नहीं लगेगी। इस इंटेलिजेंस स्किल क्लास का जो जज्बा है आप लोगों के अंदर, ना जाने कितना कॉन्फिडेंस होगा, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होगा, मैं उसका अंदाजा खुद नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि आप सब लोगों के अंदर पे बैक टू सोसाइटी की बहुत बड़ी तमन्ना जग चुकी है। और आप इस नहीं तो ऐसी जगह कहाँ कौन पीआर अम्बेडकर है, हम जरा सा हमने काम किया है, आप लोगों को इकट्ठा किया, आप लोगों का विश्वास हम संपादन कर रहे हैं। ये बहुत तेजी से विश्वास बढ़ रहा है, ये विश्वास बढ़ने की स्पीड बहुत बड़ी है और इसीलिए हम इसको 10 टाइम्स से बढ़ा रहे हैं। अगर आज हमारे पास आज 10 लोग हैं, इसको 10 टाइम्स में बदलते हैं। 3 महीने में भी हम जून से पहले के अंदर हम अगर बन जाए, मैं आप लोगों के बीच में खुद दिन भर 2 दिन 3 दिन आप जितना चाहेंगे, मैं आपको पूरी स्कीम का उलगड़ा पूरा आपको कि हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। वो कामयाब का सीक्रेट कांशीराम जी के माइंड में क्या था, आप लोगों के माइंड में अगर वो बैठ जाए तो आप इस देश का सबसे बड़ा डायनामाइट बनते हैं, इस जाति व्यवस्था को उध्वस्त कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूं, आपकी फोर्स, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी विल कन्वर्ट इनटू डायनामाइट्स व्हिच विल अप्लाई टू द कास्ट सिस्टम। और जैसे ही कमजोर होती नजर आएगी तो पूरे देश के अंदर एक नया मैसेज आएगा कि नहीं, इस देश से जात व्यवस्था नष्ट हो सकती है। जब नष्ट होने का कॉन्सेप्ट बलवती होगा तभी समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता का विश्वास, इस विचारों पर विश्वास बढ़ेगा, मजबूत होगा। अगर जात का कॉन्सेप्ट मजबूत बना रहा, हम कितने भी स्कीम लागू करते हैं, लेकिन अगर जात का कॉन्सेप्ट मजबूत बना रहा तो समाज परिवर्तन आंदोलन में समता, स्वातंत्र, न्याय, बंधुता, भाईचारा का कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं हो पाएगा, लड़खड़ाता रहेगा, बार बार लड़खड़ाहट का शिकार। इसलिए हमने दोनों तरफ से प्रयास किया है कि एक और हम जात को कमजोर कैसे कर सकते हैं, इसे डीकास्ट कैसे कर सकते हैं, कास्टलेसनेस की तरफ किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने एक सब्जेक्ट यही रखा कि कल्चर ऑफ कास्ट और कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी। दूसरा, इसको समझाने के लिए हमारी एजुकेशनल फिलॉसफी क्या होना चाहिए, तो हमने सम्राट अशोक से लेकर संतों महापुरुषों, जैसे आज गुरुदास जी का, कबीर का नाम ले रहे थे हम, आज महापुरुषों की जयंती भी है, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, साहू महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, कांशीराम जी, इन महापुरुषों के साथ साथ बाबा साहब के गुरु, चौथे गुरु बोला हमने। महेंद्र जी थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा, हमने बाबा साहब के चौथे गुरु ढूंढ निकाला है, वो है प्रोफेसर जॉन डिवी, जो अमेरिका में बाबा साहब के टीचर थे। और उन्होंने अपने ग्रंथों में जॉन डिवी को मोर देन 50% कोट किया है। और एक जगह उन्होंने अमेरिका में जब वो LLD की डिग्री लेने गए थे, तब वहां से उन्होंने सविता अंबेडकर जी, अपनी दूसरी पत्नी को लेटर लिखा 4 मई 1952 को कि आई ओ ऑल माई इंटेलेक्चुअल लाइफ टू प्रोफेसर जॉन डिवी। मैं अपने संपूर्ण बौद्धिक जीवन के लिए प्रोफेसर जॉन डिवी का ऋणी हूँ। ये बात हमारे माइंड में हुई और वहां से हमें बाबा साहब की एजुकेशन पॉलिसी के तत्व मिले और ये देखा कि सम्राट अशोक इसे कार्यान्वित करने में, इंप्लीमेंट करने में कामयाब क्यों हो गया। जब हम सम्राट अशोक की कामयाबी की, उसकी एजुकेशनल फिलॉसफी को देखा, बाबा साहब के प्रयत्नों को देखा और जॉन डिवी के साथ सूत्रों को जोड़ा, तो हमारे सामने पूरा चित्र स्पष्ट हो गया। अब इस चीज को समझकर समझाने वाले अगर आप बन जाएंगे तो आप 100 क्या 500 IAS ऑफिसर भी, आप IPS अधिकारी वगैरह को आप इकट्ठे कर सकते हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ थिंकिंग। ये हमें जहां जहां हम पॉसिबिलिटी देखते हैं वहां हमें नई नई सृजनशीलता को, क्रिएटिविटी को अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो चैलेंज लगते थे वो हमें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होते हुए नजर आते हैं। और कांशीराम जी का स्वभाव रहा है, जो हमने देखा है कि वो हर चैलेंज को पॉसिबिलिटी में बदलते थे। जब जब भी दुश्मन ने उनको ललकारा, उन्होंने उसे पॉसिबिलिटी में बदला। अभी तो दुश्मन हमें ललकार करने की बात तो बहुत दूर है, हम तो अपने समाज के द्वारा जो चैलेंज हो गए हैं उसी को रेक्टिफाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमने एजुकेशन फिलॉसफी को बहुत बड़ा मुद्दा लिया है। कहीं मौका मिलेगा अगर आप लोगों को, तो मैं खुद पर्सनली आप सब लोगों को इकट्ठा करके, आप नकुलंग में होंगे, जयपुर में होंगे, दिल्ली में होंगे, जहां भी इकट्ठे हो जाएंगे, मैं वहां पर आप लोगों को, आप 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी मेरे साथ रहेंगे,
तो मैं आप लोगों को इस देश को बदलने का सूत्र दे सकता हूं। आप बदल सकते हो। मैं अकेला हूं, नहीं चल सकता, नहीं कर सकता, लेकिन आपके साथ 500 मिल जाए तो मैं विद इन 3 इयर्स इस देश की मनुवादी व्यवस्था को हिला के रख देंगे, तहस नहस करके रख देंगे। विद इन 3 इयर्स बोल रहा हूं। अगर आप 500 साथी मेरे साथ ये मूवमेंट के साथ मेरे साथ ना जुड़ के पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के साथ जुड़ जाए। इसलिए हमने इसे और पॉसिबल बनाने के लिए थिंकिंग स्किल का साथ दिया। जो महान अशोक ने अपने यहाँ जो राजकोष ने वर्ण व्यवस्था को नष्ट करने में जो सबसे बड़ा अस्त्र का उपयोग किया वो था थिंकिंग स्किल। उसे उन्होंने एक फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के रूप में इस्तेमाल किया। हम वो भी इस्तेमाल अपने समाज को तैयार करने के लिए करना चाहेंगे। और एक सीक्रेट जो बताना चाहूंगा, महेंद्र सिंह जी आप भी सुने और गुरबाज सिंह जी, जो बाकी साथियों को मालूम है, मैं और मेहरवाल जी, कास्ट का अपोजिट वर्ड मालूम नहीं पड़ रहा था कि व्हाट इज द एंटीथेसिस ऑफ कास्ट। हमने वो ढूंढ निकाला और बाबा साहब के विचारों से ढूंढा। वो है कास्ट का एंटीथेसिस है कॉपरेशन। क्योंकि हमारे बीच में सम्राट अशोक के समय में जो कॉपरेशन पैदा हो गया था इंटेलेक्चुअल क्लास का, और समाज के अंदर तमाम जातियां दीवाने थी, वो टूटकर एक दूसरे में भाईचारा बन रहा था। वो कॉपरेशन को नष्ट करके ही कास्ट को जन्म दिया। तो कॉपरेशन का मैकेनिज्म जितना मजबूत था, उसी मजबूती को ध्यान में रख के मनुवाद ने उतनी ही जटिल जाति व्यवस्था का निर्माण किया और हमारे को कमजोर किया और कास्ट को जन्म दिया। कॉपरेशन को नष्ट करके कास्ट को जन्म दिया। अब उसमें इग्नोरेंस रखा, अनथिंकिंगनेस, बहुत सारी चीजें। इसलिए थिंकिंग स्किल के साथ साथ चौथा सब्जेक्ट कॉपरेशन, जिसको हमने संक्षेप में बोला है कि कॉपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म। और जैसे हमारा एक टूल है थिंकिंग का, AGO, एम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम तो इस देश में प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है। गोल हमारा समाज परिवर्तन आंदोलन को सशक्त मजबूत बनाना है। और इस तरह से हमने स्वप्न देखा कि वी वांट टू बी मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम ऑफ द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। और ऑब्जेक्टिव ये है कि समाज को तैयार करते हुए अपनी ताकत बढ़ाना और समाज को तैयार करते चलना, ये ऑब्जेक्टिव। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऑब्जेक्टिव, गोल्स एंड एम। और इसके लिए हमने करीब 10 ऑपरेशन लिए हैं। इसलिए हम एक्सप्लोरेशन की अपील करते हैं आपसे कि सिचुएशन को एक्सप्लोर कीजिए, सरकार की स्कीमों को एक्सप्लोर कीजिए। जरूरी नहीं कि जो वो सारी स्कीमें हम लागू कर ले जाए। अपनी ताकत को ध्यान में रख के हमें इम्प्लीमेंट करना है। अपनी ताकत को बढ़ाते हुए इम्प्लीमेंट करके ले जाना। हम कहने ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर लेकिन इम्प्लीमेंट कितना कर सकते हैं? अप्लाइड इज मोर इम्पोर्टेंट, एप्लीकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। थॉट्स इज अनलिमिटेड कैपेबिलिटी होती थॉट्स के अंदर, पर लेकिन हम सब तैयारी कितनी है, उस तैयारी को ध्यान में रख के इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का काम हमें करना होगा और कराना होगा। आप लोग तो प्रशासन में रहे हो, तो सारा काम तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, तो शासन के लिए तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आप ही थे। आप लोग वही पूरे देश के प्रोग्रामों को इम्प्लीमेंट करते, बजट फाइनेंस मिनिस्टर बनाते थे, कैबिनेट बनाती थी, इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों के द्वारा होता था अलग अलग डिपार्टमेंट में। अब वो आप आउट ऑफ गवर्नमेंट हैं, तो आप ज्यादा तरीके से इम्प्लीमेंट कराने में वो स्कीम्स का एक्सप्लोरेशन कर सकते हो और हमको बताएंगे तो हम उसको ग्रास रूट तक परकोलेट करेंगे। हम उन स्कीम को ग्रास रूट तक परकोलेट करेंगे और समाज को जागृत भी करेंगे और समाज को बेनिफिशियल भी बनाने की कोशिश करेंगे कि समाज को कुछ बेनिफिट भी मिले और जागृति भी हो। इस प्रकार का प्रोसेस अगर हमने थोड़ा स्ट्रेंथन करके प्लान वे से चले तो हम बहुत जल्दी इस बात को हम करने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए हमने जो लास्ट ऑब्जेक्ट रखा, हम और आपका, मैं हम और आपका बोल रहा, मैं और आप, हम सारे लोग का रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। हम कहीं ना कहीं जात के अनुभव के साथ बंधे रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे पास रहा है। अभी हम बड़ी मुश्किल से शासन के चंगुल से, कंडकूल के चंगुल से बाहर निकले हैं। अब हमें अपने ओर से अम्बेडकराइट एक्सपीरियंस को बलवती बनाना है। तो जो महापुरुषों का अपेक्षा है उस पर हमें अपने अनुभव का रिकंस्ट्रक्शन करना। अगर हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये चीज नीचे के तबके में परकुलेट होगी। यहाँ है इमिटेशन। ये हमारा समाज हमारे कार्य को देखकर ही अनुकरण करेगा और जिस दिन यह अनुकरण करने वाला बन जाएगा
तो आप इंटेलेक्चुअल क्लास पर विश्वास करने वाला बनेगा। आप जैसा कहोगे पूरा बहुजन समाज उस तरीके से नाचेगा। एक ये इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए हम किसी भी स्कीम पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम लाइफ लॉन्ग तक अनरजिस्टर्ड बॉडी रहेगी और ये कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस रहेगी। हम सभी महापुरुषों का आदर करते हैं और सभी महापुरुषों का आदर करते रहेंगे। उनसे जो जो प्रेरणा मिलती है हम प्रेरणा लेते रहेंगे। पर लेकिन जो जितना ज्यादा समझदार है इस समाज व्यवस्था में, बहुजन समाज के अंदर, वो उतना ही ज्यादा जिम्मेदार है। मराठी में ज्याला जास्त कराता है, त्याची जास्त जवाबदारी असते। जो ज्यादा जानकार है वही ज्यादा जवाबदार भी है। ये बात मैं आप लोगों से बहुत नम्रता से कह रहा हूँ, खिल्ली या आपको टीस करने के लिहाज से नहीं कह रहा हूँ। आपसे नम्रता के साथ करूँ, मैं आपका छोटा बड़ा भाई। आप कुछ लोग मेरे से उम्र में बड़े हैं, कुछ लोग छोटे हैं, पर मैं आप सब लोगों से अपने आप को छोटा ही मानकर चलता हूँ। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन नॉट द लीडरशिप, क्वेश्चन है टू स्ट्रेंथन द मूवमेंट। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को हम कैसे स्ट्रेंथन कर पाए, इट इज द चैलेंज। ये चैलेंज हम सब लोगों को मिलकर निभाना है। इस लिहाज से मैं आप लोगों से जो स्कीम है आप लोग सरकार से ढूंढ कर लेके आ सको, आपके अनुभव के समय में और आपके अनुभव के बाहर भी जो आएंगे यहाँ पर आप लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों के माध्यम से ही हमको एक स्कीम बताई गई कि लेबर को रजिस्टर होने पर उसको कई गुना फायदा मिल सकता है। हमने उस स्कीम को अडॉप्ट कर लिया। ये आपकी देन है। माइंड ऑपरेशन ने एडमन ऑपरेशन ने पीबीएसपी एडमन ऑपरेशन यानी ISI आप लोगों के ग्रुप से ही हमको सजेशन मिला और उसमें सजेशन देने वाले रमेश चंद्र जी थे। हमने इस सजेशन को मान्य किया और सभी ग्रुपों में हमने उसको ऑपरेशन में डिस्कस किया और सबने उसे मान्यता दी। और अब वो पीबीएसपी इंटीग्रेटेड ऑपरेशन के माध्यम से इंप्लीमेंटेशन की तरफ भी जा रहे हैं। अब इसमें हमारे डॉक्टर लोगों का सजेशन भी आएंगे, इंजीनियर्स लोगों के भी सजेशन आएंगे, वो अलग फैकल्टी, एकेडमिशियन के भी सजेशन आएंगे, जस्टिस लोगों के भी सजेशन आएंगे। हम इंटीग्रेटेड अप्रोच में सबके सजेशन इंक्लूड करेंगे और उसमें आपके भी। और इसके आधार पर आपसे ही पूछेंगे कि भाई इसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए। आप इम्प्लीमेंटिंग की प्लानिंग हमको दीजिए, हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डेवलप की और इसलिए से हम लोगों ने अभी 1 महीने का ट्रेनिंग कैंप फिर से लगाया है और 1.5 घंटे का डेली ट्रेनिंग कैंप रहेगा। और आप लोग शाम का नाश्ता वगैरह करके अगर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की दृष्टिकोण से आएंगे तो 8 से लेके 9:30 बजे तक, 8 से लेके 9:30 बजे तक 1.5 घंटे का कार्यक्रम 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है। और इसके लिए हमने बहुत नॉमिनल 1000 फीस रखी है 1 महीने के लिए। 1000 फीस 1 महीने के लिए रखी ताकि हमारा ये जूम वगैरह का जो खर्च है वो निकल सके, हम 1-1.5 लाख का वो परचेज कर सके। अगर 100 लोग होंगे तो लाख रुपए आएगा तो हम उसका खर्च करें। हम डायरेक्टली पैसा अपने पास इकट्ठा नहीं करना चाहते। अभी यूनिवर्सिटी के लिए कोई काम कर रहे हैं, कुछ संस्था के लिए काम कर रहे हैं, तो वो जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना करें। हमारे लिए आपकी मेंबरशिप का ही पैसा पर्याप्त है। हम लोग जो नेशनल काउंसिल में आ जाते हैं उनसे हम केवल फक्त 1000 रुपये की अपील करते हैं, इससे ज्यादा हम उनसे नहीं मांग रहे, क्योंकि हम मनी को इकट्ठा करने का हमारा कोई शौक नहीं है। क्योंकि ज्यादा मनी इकट्ठी हो जाएगी तो बीमारियां लग जाती हैं। जितना पैसा आए उसका एक्सपेंडिचर आता जाए। पेरेनियल सोर्स ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। पेरेनियल सोर्स ऑफ इकोनॉमी 12 माही आर्थिक स्रोत बना रहना चाहिए और 12 माही काम करने वाले कार्यकर्ताओं का जज्बा भी बरकरार रहना चाहिए। कार्यकर्ताओं का जज्बा भी बरकरार रहना चाहिए, पेरेनियल सोच रहना चाहिए। किसी प्रकार के साधनों की कमतरता नहीं होना चाहिए। साधन निर्मित उसके मुताबिक होती रहना चाहिए। साथियों, मैंने आप लोगों के सामने काफी कुछ एक्सप्लेन किया है। मैं आप सभी लोगों को के विचारों को बहुत आदर से सुना, मैंने नोटिंग भी किया है। और आने वाले समय में आप जो सजेस्ट करोगे इम्प्लीमेंट करने के लिए, हम उसको डिफरेंट ऑपरेशन के विंग के द्वारा उसे इम्प्लीमेंट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और कोशिश ही नहीं करेंगे, कामयाब कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, आपने ध्यान से। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत। ओवर टू रमेश चंद जी। थैंक यू सर।
सर यदि किसी को कोई फिर अपनी बात रखना तो मैं कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते वेलकम करूंगा। क्वेश्चन है किसी का तो ओपन टू ऑल ऑफ यू प्लीज। हैं। एनीवे अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कर लें सभी। हाँ, ये रमेश से मेरी आज बात कुछ जैसे हो रही थी। हेलो सभी, सुनाई पड़ रहा है? सर सुना देता है। वो जैसे हमारे कोई ऐसी बात नहीं है, अगर सरकारी सिस्टम जैसे चल रहा है तो सरकारी सिस्टम चल रहा है तो उसमें यदि कोई ऐसे पद पे बैठा है तो उससे कोई उसके माध्यम से फायदा नहीं मतलब लोगों का फायदा कराया जा सकता है। हम लोग तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी नए मोहन सिंह जी, फायदा हम तो केवल इंफॉर्मेशन फायदा नहीं, that शब्द इज रॉन्ग, नॉट फायदा, बट वी हैव टू सॉर्ट ऑफ क्या कहेंगे, वो ट्रांसफॉर्म के लिए ही एक कदम है। बरोबर। ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो अभी जैसे SC/ST आयोग के चेयरमैन बने हैं, उनका कल मैं पंजाबी में सुन रहा था। उन्होंने पहला 1-2 शब्दों में ही कहा कि हमारा सबसे बड़ा काम ये भी रहेगा कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा जो टोटली इट कम जो कि इसी श्रेणी के लिए आता है उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो कहने का मतलब है अगर वो कोई बात नहीं है, अभी चलते सिस्टम में भी हमें ऐसा नहीं कि हमें किसी का ऐसा कोई विरोध करना है। अगर कोई सिस्टम में ठीक बैठा है उसका फायदा नहीं है, दैट इज के अगर उनकी भावना है तो उस भावना में हम भी फायदा नहीं मतलब लोगों को इन्वॉल्व करें, लोगों को लाभान्वित कराएंगे। जो उनकी के ड्यू है वो तो ड्यू है, दरअसल उनको तो उनका तो बनता है। वो हम लोग भी रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई अगर मस्ट्रोल उठा के देखो स्पेशल कंपोनेंट प्लान का, उसमें यही होंगे SC/ST वाले जनरल के भी उसमें घुसे होंगे। तो कोई तरीका नहीं। जब उस बंदे ने कहा है और भी कहा, उसने काफी कुछ उसकी तरफ से मैं सुनाई पड़ रहा था कि वो कह रहा था हम किसी पार्टी के नहीं है उस एंगल से, चलो जिस भी है कि हम तो भैया जब हमें इस चेयरमैन पद पे बिठा दिया गया तो हम तो उसमें जो उसका संविधान बना हुआ उस आयोग का अट्रॉसिटी खत्म करना और ये जो स्कीमें हैं इनको लागू कराना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा सा नजर रखें उधर भी, SC/ST योग की तरफ भी, और थोड़ा सा जैसे कोई छोटा मोटा किसी भी स्तर से संपर्क हो सके तो कर भी सकते हैं, कोई बुरा नहीं है। तो मेरा ये थोड़ा ऐड करना। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट कोई सर? जी रमेश जी, मैं इसमें एक चीज बताना आवश्यक समझता हूँ, वो ये है कि पहले तो हमारे को जो स्टेट लेवल की जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसके यहाँ से डिफरेंट प्लान्स की जो स्कीम है वो हमारे को अपने पास रखनी चाहिए। हमारे को तो पता ही नहीं कि हम तो एक सिर्फ स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बारे में बता रहे हैं, सोच रहे हैं। देयर आर सो मेनी स्कीम्स इन द प्लानिंग बोर्ड में, जब भी पास होती हैं फिर उसके बाद FD में जाती हैं वो। तो हमारे को सबसे पहले तो जो प्लानिंग जो स्टेट लेवल का प्लानिंग बोर्ड रहता है उससे हमारे को टोटल स्कीम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1, अगर उसमें टोटल स्कीम्स की जानकारी होगी तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अलावा भी देयर आर सो मेनी स्कीम जहाँ पे जैसे कौशल विकास में आती है, कहीं पे है, उसको भी हम अपने लोगों के तरफ एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। तो उन सारी स्कीमों को जानकारी लेने के लिए मैं तो ये आग्रह करूंगा कि जो हमारे डिफरेंट जो कार्यभार ये संभाल रहे हैं वो लोग जाके अपने जहाँ भी इनका सेक्रेटरीएट है जो भी है उसमें कम से कम जो करंट जो 2021-22 की जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसकी स्कीमों को का जो ड्राफ्ट है या कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ उसका अध्ययन करें, और अध्ययन करने के बाद उसमें शॉर्ट लिस्ट करें कि हमारे लोगों के उत्थान के लिए हम उन स्कीमों को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर टिक मार्क करने के बाद जैसे रमेश जी ने कहा था कि जिस लोगों को हमने कहना है कि भाई आपने इसमें काम किया है, नहीं किया है, आपकी प्रगति कम है, ज्यादा है, फिर हम उनको उसमें अकाउंटेबल कर सकते हैं। और इसके अलावा और क्या है कि हम
अपने आप को सीमित केवल ये जो SC/ST की प्लान है वहां तक ना करें। हमें एक छोटी बात बताता हूँ, जैसे मेरे को बताया गया था कि मिस्टर विजय सांपला जी हैं, वो पंजाब से हैं, लेकिन मेरे को बड़ी दुख से कहना पड़ता है कि ही इज ए मैन who has not even done good to any person who belongs to SC/ST. जब मैं भी वहां पे एडिशनल प्रिंसिपल चीफ रहा हूँ, इवन व्हेन आई वेंट टू सीक अपॉइंटमेंट विद हिम, तो ऐसा बंदा मैंने मंत्री उस समय वो देखा, ही डिडंट गिव टाइम टू मी आल्सो। तो ऐसा आदमी अगर हमारे लोगों को टाइम नहीं दे रहा है, वो दूसरे लोगों को क्या टाइम देगा। जब मैं पंजाब स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर रहा हूँ, उस समय मेरे जाने के बाद ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ द फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो आई हैड ए वेरी सॉरी स्टेट ऑफ माइंड कि ऐसे जो लोग हैं ये पॉलिटिकल ज्यादा हैं, और इनके दिमाग में अगर आप कहो कि हमारे लोगों का उत्थान करने का इनके मन में कुछ जज्बा है, मेरे ख्याल में वी आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। चाहे ये कड़वी बात है, लेकिन सच्चाई कुछ बोलते हैं क्या पता। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे PR सर ने भी कहा है, रमेश जी ने भी कहा है, दूसरे वक्ताओं ने भी कहा है कि क्यों ना हम फर्स्ट हैंड फ्रॉम हॉर्सेस माउथ अपनी स्कीम्स को जो अभी लागू हो रही हैं उनकी तरफ ध्यान दें, तवज्जो दें, उसको शॉर्टलिस्ट करें। अब जैसे स्पेशल कंपोनेंट प्लान का वो बोलते हैं इतने सालों से 4000 ज्यादा से करोड़ रुपए का बजट है, वो अनयूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है। उसमें प्रॉब्लम तो मेरे स्टेट में तो ये रही है, जब मैं पिछले 10 साल में एडिशनल PCC भी रहा हूँ, MD भी रहा हूँ, कि हमारे जो जर्नल कैटेगरी के लोग हैं जो शासन में हैं, चाहे वो मंत्री जी हैं, चाहे वो सेक्रेटरी हैं, उनकी कोई प्रायोरिटी ही नहीं है कि इन स्कीम्स को लोगों को बताना है। पहली नंबर 1 तो बात ये है। दूसरा, वो चाहते नहीं है कि इनको इन स्कीम का पता लगे और हमारे के ऊपर ये किंतु परंतु करें। तीसरी बात जो रमेश जी ने कहा कि कई लोगों कहते हैं कि मैं अपने बाबू से बात करता हूँ, अपने अकाउंटेंट से बात करता हूँ। अरे मैं तो कहता हूँ धिक्कार है ऐसे लोगों पे कि वो शासन का पार्ट है जिनको स्कीमों के बारे में पता नहीं है, और दे आर डिपेंडेंट ऑन दी अकाउंटेंट है, सुपरडेंट है, उनके ऊपर वो डिपेंडेंट है कि वो क्या कहेंगे, फिर उसके बारे में बाद में करूंगा। तो ऐसे लोगों से आप क्या अपेक्षा करेंगे ये तो आप ही जाने, मैं तो इसमें ज्यादा कहना उचित नहीं समझूंगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब जैसे हम लोग हैं, चाहे PR सर हैं, रमेश जी हैं, सुरेश जी हैं, ये सब लोग डेडिकेटेड लॉट हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा कि ठीक है, जो गलत हो गया उसमें तो कोई सुधार अब नहीं हो पाएगा, लेकिन आगे के लिए मैं ये चाहूंगा कि वी शुड हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट विद अस। जैसे PR सर हर चीज को नोट करते हैं, तो इसका जैसे मैं पंजाब के लिए अगर मैं चाहूं कि मैं आपको डाटा दूं कि ये स्कीम है, मेरे पास डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड तक के जो फैसले हैं वो भी रहते हैं, जो डिप्टी कमिश्नर है और है वो क्या काम किया है। मैंने अध्ययन किया था कि सन 2015-16 का टोटल ड्राफ्ट मंगाया था मैंने, जो स्टेट गवर्नमेंट का था। मेरे को दुख होता है ये बात कहते हुए कि हमारे लोगों का जो पैसा है वो चुपके से डाइवर्ट होके दूसरी स्कीमों में चला जाता है। अब मैं चाहे मेरे लिए पता नहीं उपयुक्त है या नहीं है, and Mr. Prakash Singh Badal was the chief minister, and we used to tell them कि हमारा जो स्पेशल कंपोनेंट का प्लान का पैसा है या दूसरा पैसा है, that money used to be diverted to other works। कोई कहने वाला नहीं है। What to talk of हमारे जो सेक्रेटरी हैं, चाहे फॉरेस्ट के सेक्रेटरी हैं, यूजुअली दे आर नॉट फ्रॉम अवर कम्युनिटी, तो उनका कोई प्रायोरिटी नहीं रहती है कि उनका जो पैसा है अगर कहीं पे वो बोलते हैं कि यार सर स्टेट को वहां ज्यादा जरूरत है, नेक्स्ट टाइम अगर पैसा है तो हम आपको इधर डाइवर्ट कर देंगे, लेकिन वो पैसा कभी नहीं आता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी पैसा आता है पहले तो उसको हम शॉर्टलिस्ट करें। शॉर्टलिस्ट करने के बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी है जो उसी वित्तीय साल में, उसी फाइनेंशियल ईयर में उस बंदे पे डाली जाए कि व्हाई हैव यू
not utilize this money. अब कोई भी बंदा है वो बोलता ही नहीं है कि 10 सालों से हो गए, किसकी अकाउंटेबिलिटी बनाई गई है? हमारे जो मंत्री हैं, जो स्पेशली हमारे बने हुए हैं, SC/ST के मंत्री बने हुए हैं, कभी वो एक शब्द भी नहीं बोलते हैं सीएम की मीटिंग में, कैबिनेट में, कहीं भी, क्योंकि ना कोई उनको सुनता है और ना वो बोलते हैं, उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा रहता है। तो अगर हमने जैसे पे बैक टू सोसाइटी, वी आर नॉट ए political organization, as Mr. P.R. Ambedkar has said, तो हम लोगों को इन चीजों पे स्ट्राइक करना पड़ेगा। सो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास वो जो बाइबल है, जो उनकी जो किताब है जिसमें हमारी प्लानिंग की स्कीम लिखी हुई है, उनको लेकर आओ। उसके बाद में उस पे टिक लगाओ कि ये स्कीम हमारे लोगों के लिए उपयुक्त होंगी और हमारे लोगों की जो डेवलपमेंट है उसके लिए सहायक होंगी। सबसे और अहम बात ये है, सर पिया सर, यू वांट टू से समथिंग और शुड आई कंटिन्यू? ये नहीं, प्लीज कंटिन्यू। कंटिन्यू सर। तो हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को ही इस गाड़ी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इसका दायित्व हमारे पढ़े लिखे लोगों पर है। उन्होंने कहा था कि मैं इस कारवां को जहां तक ले जा सका मैं लेकर गया हूं, लेकिन कृपया करके इस गाड़ी को अब पीछे जाने मत देना। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते, कम से कम जहां तक ये गई है उसको पीछे ना जाने दें। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे जो सभी स्कॉलर लोग हैं, हमारे माननीय व्यक्ति हैं जो समाज के पढ़े लिखे हैं, कि हम जरूर इस पे विचार करें कि हमें उन लोगों से तो अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए जो अनपढ़ हैं, जिनका हमने उत्थान करना है, लेकिन हमारे ऊपर भी ये दायित्व है कि जो स्कीमें हैं, कम से कम हम पढ़े लिखे लोग हैं उसका विश्लेषण कर सकते हैं और कैसे हमारे इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस पे हमारे को पूरा मंथन करना चाहिए और हम लोगों को इस पे जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें पूरा विचार करना चाहिए और सब लोगों से आग्रह करना चाहिए कि जहां जहां भी वो हैं, चाहे कोई राजस्थान में है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में, जहां पर भी हैं, महाराष्ट्र में है, कि वो कम से कम अपने राज्य की जो प्लानिंग है, स्टेट प्लानिंग बोर्ड है, उसका कम से कम स्कीम है, उसका एक पूरा सारणी वो हमारे लेकर आए, फिर उसमें हम इस पे चर्चा करें और फिर से एक सॉलिड प्रोग्राम चेकआउट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एनीबॉडी एल्स? बहुत अच्छे सर, गुरबाज सिंह ने बहुत ही अच्छा हमको एक हिंट भी दे दिया, बहुत अच्छा। और जैसे जैसे स्टेट प्लानिंग बोर्ड से हमको स्कीम मिल जाए और सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड की अगर स्कीम हमारे पास आ जाती है तो हम इसको अपने सिलेबस का पार्ट बनाकर ग्रास रूट तक एजुकेशन करने का काम तो करेंगे और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो आप लोग प्लानिंग बनाओगे उसके द्वारा हम इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। ओके सर। ओके। एनीबॉडी एल्स सर? केएल सर आप अनम्यूट कर लें प्लीज। अनम्यूट कर लें। हेलो। यस सर। सर हेलो। यस सर, ऑडिबल सर। जी हाँ सर, इसी में आगे जोड़ना चाह रहा हूँ सर मैं कि वास्तव में जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान का जो पैसे हैं वो स्टेट में भी जैसे राजस्थान में है, तो हर वर्ष जो राजस्थान की जनसंख्या SC और ST की है, लगभग SC की जनसंख्या 17% हो गई इस समय, 17.5% है, और ST की भी करीब 13% के करीब हो गई है। तो जो हर साल जो बजट एलोकेट होता है वो इसी अनुपात में हो रहा है, लेकिन वास्तव में उस बजट का उपयोग जो नीडी लोगों को होना चाहिए या जहां तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा। आज भी राजस्थान में देखें या लगभग जो है पूरे देश में स्थिति ऐसी है, तो SC ST के हॉस्टल चल रहे हैं, उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। आंगनबाड़ी जो चल रही है राजस्थान में भी चल रही है, इस प्रकार की दूसरी जगह भी चल रही हैं, उनका लाभ निश्चित रूप से जो बिल्कुल जो और लोअर जो अपने हैं SC ST में भी सबसे जो निम्न तबके के लोग हैं उनके लिए वो है, लेकिन वास्तव में उनका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा। तो ये जो बजट अपने लिए जो एलोकेट होता तो है रिकॉर्ड में, तो
लेकिन वास्तव में वो उन तक नहीं पहुंच पाता और वो किसी न किसी प्रकार से जो बजट है वो भी डाइवर्ट हो जाता है। शायद 72 में जब एशियाड गेम्स हुए थे तो उसमें सरकार के सामने बहुत बड़ा मुद्दा आया कि भाई एशियाड गेम कराने के लिए पैसे कहां से आएंगे। तो उस समय बहुत बड़ा पैसा SC ST कंपोनेंट प्लान में पड़ा था और पूरा का पूरा पैसा डाइवर्ट कर दिया गया। उस समय ये विचार आया कि वास्तव में SC का जो फंड है उसका उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग होता है और वो आज तक भी हो रहा है। तो इसलिए जो भी सरदार जी ने जो बात रखी है मैं बिल्कुल सहमत हूं इस नाते से कि हमें सबसे पहले तो अपन यही कर सकते हैं कि जो वास्तव में सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो हम लोगों के लिए बजट मिलता है और मिलना चाहिए, जो हमारी पॉपुलेशन है कम से कम उस अनुपात में हमारा बजट मिले और वो हम लोगों पर भी खर्च भी हो, उसका उपयोग भी हो, और उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके लिए कुछ सिविल सोसाइटी जो है उस पर वाच रखें, उस पर निगरानी रखें तो वास्तव में उन तक पहुंचे। हम हर बार सरकार को सजेस्ट भी कर सकते हैं कि वास्तव में जो हमारी आवश्यकताएं हैं बजट वहीं का अलॉट किया जाए। जहां वास्तव में मेडिकल की आवश्यकता है वहां स्कूल खोली जाती है, जहां एजुकेशन की आवश्यकता है वहां हॉस्पिटल खोल दिए जाते हैं और वो SC ST के खाते में लिख दिए जाते हैं। जो बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन जाते हैं, ब्रिज बन जाते हैं, उनमें भी जो है SC ST की पॉपुलेशन है उस अनुपात में वो बजट का पैसा उसमें जोड़ दिया जाता है और ये बताया जाता है कि नेशनल हाईवे से SC ST के लोग भी जाएंगे। यदि कोई लाइट की पानी की स्कीम है वो भी उसी SC ST में डाल दी जाती है, खाते में डाल दी जाती है। तो इस प्रकार का जो अधिकारी लोगों का जो उस बजट का जो उपयोग या दुरुपयोग मैं कहूंगा करना है उससे वास्तव में जो SC ST के लोगों को लाभ मिलना चाहिए। सही बात तो यही है कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी ये जो केवल सर्विसेज में जो कुछ लोग आए हैं वो जरूर आज कुछ अपने सामने दिख रहे हैं कि अच्छी स्थिति में आए हैं, वरना आज भी गरीब की स्थिति तो ये है कि वो अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल भी पास नहीं करा पा रहा। तो आज भी बहुत परिवार ऐसे हैं जहां अपने परिवारों में सेकेंडरी पास एक कैंडिडेट भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये मेरा विचार बिल्कुल ये है कि जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है इस पर बड़ा विचार किया जाए और बजट आवश्यकता के अनुसार, हमारी नीड के अनुसार बजट एलोकेट हो, वो वहां लगे भी और उस पर निगरानी भी हो, ऐसा कोई सिस्टम बने। इस संबंध में कर्नाटक ने और आंध्र प्रदेश ने दोनों ने कानून बनाया है स्पेशल कंपोनेंट प्लान फॉर SC एंड ST। उन दो स्टेट ही केवल ऐसे हैं जिन्होंने कानून बनाया है। हमने भी पिछली बार से कुछ प्रयास किया था कि राजस्थान में भी कानून बने, लेकिन वो नहीं बन पाया। तो हम ये बिल्कुल प्रयास कर सकते हैं कि ये जो है, और अपने जो पे बैक टू सोसाइटी की जहां तक बात आती है, बात बहुत बड़ी जिम्मेदारी वास्तव में जो पैसे हमें सरकार दे रही है उसका भी हम उपयोग नहीं कर पा रहे और उनका लाभ अपन अपने लोगों को नहीं पहुंचा पा रहे। यदि ये भी अपन कर लेते तो बहुत बड़ा काम सोसाइटी के लिए होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? ओके सर, मैं इसमें एक दो चीज और जोड़ना चाहूंगा क्योंकि समय भी हो गया। अभी जो गुरबाज सर ने और बरवाल साहब ने बात रखी उसी कड़ी में मैं कहूंगा कि मैंने ये जो पाया कि लास्ट 5 इयर्स में 5 साल पहले जो एलोकेशन इस सेक्टोरल का सेंट्रल का है स्कीम SCP, इसमें जो होता था और ईस्टर्न यूपीज के जो ईस्टर्न इंडिया के जो थे, नॉर्थ ईस्ट कह दीजिए, उसमें ट्राइबल सप्लान होता था। तो उस ट्राइबल सप्लान में इसमें जो पैसा आ रहा था उनकी स्कीम्स के बारे में स्पेशली जब हम लोगों ने ये देखा कि एक तो इन्होंने बजट का आवंटन वर्तमान में कम कर दिया और जो कम कर दिया उसका कोई कहने वाला नहीं है। दूसरा जो हो भी रहा है, जैसे मैंने भी इसका देखा कि स्टेट में इस साल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 7.25 करोड़ रुपया ही मात्र आया है, जबकि पिछले सालों में बहुत ज्यादा पैसा था जो कि हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है। ये इशू मेन है जो अभी KL सर ने कहा कि भाई पैसा हमारा आया है क्या, हमारे उसके हिसाब से एलोकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर PBSP का दायित्व बनता है, जैसे कि हम लोगों ने एजुकेशन पॉलिसी के संबंध में लिखा था, आज भी हम जो है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को लिखेंगे कि भाई हमारा जो एलोकेशन है एज पर हमारी पॉपुलेशन नहीं है। जितनी भागीदारी, जितनी हिस्सेदारी वाली जो मानवर काशीराम जी ने बात उठाई थी, वो एक विचारणीय बिंदु है। अब जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन के केसेस में चूंकि मैं ऑडिट में रहा और स्टेट के पूरे यूपी को देखता था, तो इसमें ये स्कीम में मैंने पूछा कि ये क्या वास्तव में ये लागू हो रहा है। तो जो मैंने भी बताया कि नहीं, वो कहते थे कि भाई आप इस आपत्ति को रहने दीजिए, दूसरी आपत्ति ले लीजिए, क्योंकि ऑडिट पैरा था, इतने पैरा डिस्पोज नहीं हुए,
वहां क्वेश्चन उठा, तो मैंने केवल अपने मतलब से, जो गुरबाज सर कह रहे हैं, अपने मतलब से देखा, यार मेरी स्कीम है ये, इसको तो मुझे अच्छे से देखना चाहिए। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि भाई इस पैरा को रहने दीजिए, जो आसान पैरा है पहले उनको ड्रॉप करके दिखा दो, कि ताकि हमारा 12,000 पैरा में ये पड़ा हुआ है। मैंने वहां पे ये चीज देखी, जो हमारी SC ST की वेलफेयर की स्कीम्स थी, अन्य स्कीम, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपने हमारे जो रिजर्वेशन की वाली बात थी स्कूल्स में, बहुत जो हमारे जहाँ रेगुलराइजेशन होना था, उसमें भी उन लोगों ने रूल्स को फॉलो नहीं किया। और मैंने ये पाया था कि उसमें क्या करते थे ये लोग, हमारे समाज के उन लोगों को ग्रुप में रखते थे जो अननोन है, अनपढ़ है, अनपढ़ का क्या कहेंगे, जिनको जानकारी नहीं है, वो बस साइन करते थे और कोई क्वेश्चन नहीं करते थे। आज की डेट में मैं एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, कैंपा की स्कीम हमारी चल रही है। उस कैंपा की स्कीम में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से प्लांटेशन कराने की बात की जा रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में यह है कि एक SC की लेडी ऑफिसर होगी, मतलब एक SC होगा, उसमें भी एक लेडी ऑफिसर होगी यदि SC की है। अब देखिए लेडी ऑफिसर हमारा इसमें 50% पॉपुलेशन में अपना है। इस ग्रुप में भी हम सोच रहे थे कि हमारे जो IAS IPS एक मनीषा आई थी एक बार, और फिर वो जो है इंडियन रेलवे सदस्य थी, तो अपने ग्रुप में जो लेडी ऑफिसर्स हैं वो कैसे हम लोगों के जो वेलफेयर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने मास लेवल पे लाभ पहुंचाने के लिए लेबर ओरिएंटेड जो बाबा साहब के करीब 200 से ज्यादा लॉज थे लेबर वेलफेयर के, 44 को इन्होंने 4 कोड में कन्वर्ट कर दिया। और उसी के लागू करने में यह है कि हमारे बहुजन समाज के लोगों को यदि इसमें एनरोल कर लेते हैं तो 6,000 करोड़ रुपए आज की डेट में यूपी में अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसे लिंक होगा। और जो हमारी ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, कोऑपरेशन के माध्यम से, हम चाहे स्किल डेवलपमेंट का हो, वंस दे गेट दिस अपॉर्चुनिटी, फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए हम लोगों के यहाँ जोधपुर से, राजस्थान से ला रहे हैं जिप्सम, और ये ई रोल जो है, जो है ई मार्केटिंग, ई टेंडरिंग करके लोगों को लागू करा रहे हैं। आप मुझे बताइए कितने लोगों के पास ई टेंडरिंग है और कितने लोगों के पास अभी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का है। अभी मैंने कानपुर में पकड़ा करीब 100 लोगों का फर्जी नाम डाला हुआ है हमारे SC लोगों का, कि उनको पता ही नहीं है कि सब आपने कहाँ से जोड़ दिए इनके नाम, ये तो है ही नहीं यहाँ के, दूसरे मतलब जो है स्टेट का, उसका डिस्ट्रिक्ट का ले लिया। तो ये बड़ी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन पे जाके करना, काम करना, इसके लिए हमको अपने नीचे के ग्रुप में हैंड्स चाहिए। तो हैंड्स ऑन जब तक नहीं है हमारे पास, हम उनको गाइड करते हैं और वो जाके इस काम को कर सकते हैं। जो हमारा प्लानिंग का काम है, जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसके जो है इम्प्लीमेंटेशन की क्या वेज और मीन्स होंगे, चेक्स बैलेंसेज होंगे, वो है। दूसरे जो गुरबाज सर ने कहा, प्लानिंग डिपार्टमेंट के स्कीम्स तो हैं, क्या हम बहुत सारी स्कीम्स को एक साथ लेकर चल सकते हैं? एक क्वेश्चन ये भी है। और जिस स्कीम को लेके चल रहे हैं उसमें डेप्थ में जाके उसको इम्प्लीमेंट करा के उसको देखें हम प्रायोरिटी क्या है। हमारी पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज में एक होनी चाहिए। मैं यहाँ सोचता हूँ जो SC की हम बात लेके चल रहे हैं, ये पूरे इंडिया में है। और जो 2 स्टेट्स में लॉज बन गए हैं, इसके बारे में भी लिखने के लिए हमारा, चूंकि ये एक मतलब वे होगा, और वे आउट हमको ढूंढने के लिए, इसमें हमको काम करने के लिए अपना ये इंटीग्रेटेड जो अप्रोच है उस पर विचार करना होगा। तो ये एक मैंने व्यू रखा था। बाकी मैं वेलकम करता हूँ कि वो बहुत सारी स्कीम्स है, मैंने हॉर्टिकल्चर स्कीम्स देखी हैं जहाँ पर हमारे SC के लोगों को दिया जाता है स्कीम, वो जुड़ते नहीं है। फिशरीज का है, उसमें नहीं जुड़ रहे हैं। रिसर्च के काफी काम है, वहाँ पर नहीं जुड़ रहे हैं। सीड का कलेक्शन है, वहाँ पर नहीं जुड़ रहे हैं। खेती का है, उनमें नहीं कर रहे हैं। मैं तो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा हूँ, फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर दोनों हो गई, तो बहुत सारी स्कीम है, लोग तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं, बताते हैं तब भी नहीं है। वो उनको जो है ये एक जगह, जिसको हम ट्रायल मेथड कहते हैं, ले जाने के लिए कि भाई अपने SC के फार्मर्स को लेकर आओ, उनको ट्रायल दिखाना है कर्नाटका में, उनको राजस्थान में दिखाना है, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग का हो चाहे इसका हो, तैयार ही नहीं है। लोग कहते हैं अरे हम कहाँ जाएंगे, क्या करें, पहले तो उनको बताते नहीं, ले नहीं जा सकते। ये चीज है। तो मैं यहाँ पे अपनी इसको बात को समाप्त करता हूँ। एंड यदि किसी को कोई आपत्ति नहीं है आप सकता हूँ, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और वेलकम करता हूँ कि हम अपने साथ अपने साथियों को और जोड़े इसमें, और एक फ्रूटफुल हम नतीजे पे पहुंचेंगे। इस होप के साथ में नेक्स्ट जो है हम सैटरडे को 7 से 8 के बीच में ही टाइम रखेंगे, और रिक्वेस्ट करूंगा कि
और संख्या के साथ आएंगे। थैंक यू सो सर मच। संडे की मीटिंग नहीं है क्या? सर कल हमारी रहेगी, संडे को मीटिंग है संडे को मीटिंग रहती कंटिन्यू है, है। कल रहेगी, हाँ जी। लेकिन ये यस, एडमिन ग्रुप की यू तो आर हमारी वेलकम। सैटरडे होती है, और कल जो है हमारी जो है जनरल मीटिंग में ये ग्रुप रहेगा, जिसमें हम सभी ग्रुप आएंगे मास, उसके अंदर। हाँ मास लेवल को जो है शेयर करेंगे इस चीज को, क्योंकि नहीं यहाँ सभी हमने ग्रुप करेंगे तो लेकिन था मेरे कहने का मतलब है कि कल हमारे को पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है? यस करना है सर। अच्छा, एक बात और जो मैं फ्लैग करना चाहूंगा कि नेक्स्ट 1 या 2 मीटिंग के बाद मैं यहाँ का जो प्लानिंग का जो टोटल स्कीम्स है वो लेकर आने की कोशिश करूंगा, और जो हमारी जो एक डॉक्यूमेंट बनता है साल के बाद में, फाइनेंशियल ईयर के बाद में, कि कौन कौन सी स्कीम में क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं, वो मैंने 2016-17 की तो डॉक्यूमेंट ले लिया था, एक पहले भी ले लिया था। वो एक इंडिकेटर के तौर पे हमें कुछ ना कुछ संकेत दे सकता है कि हमारे लोगों के लिए उसमें कुछ हुआ कि नहीं हुआ। लेटेस्ट जो है जो 2018-19 का मैं देखूंगा, अगर वो मिल सका तो उसका भी विश्लेषण हम लोगों को करना चाहिए। और जो दूसरा 2021-22 की जो प्लान स्कीम है तो उसका भी मैं देखूंगा, अगर कहीं मिल सका तो मैं उसको भी लेकर आऊंगा, उस पे भी हम लोग चर्चा करें, ताकि हम सॉलिड मुद्दे हैं जो उस पे अपना विचार प्रकट करें। और उसको आई थिंक पीआर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। गुरुवार जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना, मैं एक ही मिनट बोल रहा हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 16-17, 17-18, 18-19 ये 3 साल का, 20 का भी ना मिले, 20 मतलब पिछले 3, मतलब 20-21 का तो मिलना मुश्किल है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट वो 1-1.5 साल लेट ही आती है आपके पास। वो मेरे पास तो अगर वो टाइमली आ जाए, नहीं पढ़ी है, बहुत अच्छी बात, पुरानी पढ़ी होंगी, अभी करंट तो नहीं आएगी। तो पुरानी 3 साल का अगर 3 साल का 20 तक 16-17, 17-18, 18-19 ये 3 साल का कंपैरेटिव फंड कितना हुआ और एक्चुअली एक्सपेंडिचर कितना हुआ, वो कितना फ्रॉड होके खत्म हो गया। एक ये चीज अगर हमारे सामने आ जाता है तो हम लोअर जो हमारा कैडर है उसके माध्यम से, हम ट्रेनिंग के माध्यम से वो नीचे परकुलेट करें, जागृति का कारण बने। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, अगर ये मिल गए, पुराने तो मेरे पास पड़े हैं वो भी शेयर कर लेंगे, नया अगर मिल गया तो वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, वेलकम सर। इसमें नहीं सर, एक मैं बीच में सर बात मेरे कह रही थी, बुप्पल सर से मेरी बात हुई थी आज भी सुबह। सर जो हमने अपने मिनिमम वेजेस की बात कही थी, हमने अपने यहाँ मिनिस्टर के सामने एक बात रखी थी कि 201 रुपए में तो कहीं लेबर मिलती नहीं है, और इसको किसी ने बढ़ाया नहीं, जो जैसे हमारे इंक्रीमेंट बढ़ते थे। अन्य स्टेट्स में क्या हुआ है, जो मैंने पाया कि यहाँ पूरे यूपी में सबसे मिनी इंडिया है, एक ही वेज रेट लागू है, लेकिन पंजाब में मुझे बताया गया था कि सर वहां डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो एक नई चीज मेरे सामने आई सर। मैं इसमें रमेश सर कहना चाहूंगा एक बात, कि मैंने 2 सालों से इसका फील्ड में भी विश्लेषण किया है। हमारे यहाँ जो लेबर, अनस्किल्ड लेबर है, उसकी जो दिहाड़ी है इस समय 400 रुपए है, और जो मिस्त्री टाइप है जो स्किल्ड और है वो 800 रुपए है, 700 से 800 रुपए। तो ये जो हो सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, लेकिन जो मैंने वेरियस डिस्ट्रिक्ट में देखा है, लेकिन ये यूनिफॉर्म ही है, ज्यादा इसमें अंतर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए का अंतर हो सकता है कहीं पे भी, लेकिन मोर और लेस जो पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड है जो इसको कंट्रोल करता है, उस पे कंट्रोल सही है, ज्यादा शोषण यहाँ पे नहीं हो रहा है। ओके सर, यूपी में ये ज्यादा है सर, यूपी में 201 रुपया है, और जबकि सभी जगह है, पंजाब को छोड़ के सब जगह है। सर वी विल हैव द स्टडीज का बारे में। एक्शन वोट ऑफ थैंक यू सर, सभी को मेरा बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला, अपने दिया, और इस होप के साथ कि हम विल डू दी बेस्ट नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं। थैंक यू सर। जय भीम। जय भारत। जय। नरसिंह जी चेंज करके फिर से ऑफ करके फिर से चालू कीजिए।
ठीक है सर। पानी 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 फिर से शुरू कीजिए। ये मोहन सिंह जस्टिस के लिए ऑपरेशन शुरू कर दीजिए।